कैंसर क्या क्योरेबल है? कैंसर क्यूरेबल है। इरफान खान की कैंसर से मौत हुई, विनोद खन्ना की कैंसर से मौत हुई, अनगिनत लिस्ट है। सेलिब्रिटी एक भी हो तो चर्चा का विषय, लेकिन लाखों कैंसर के मरीज ठीक हुए चर्चा का विषय नहीं बनेगा। आज के भारत को देख के आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंसर को लेके या बाकी रोगों को लेके इंडियंस में कितनी आई है? तो एक बीमार भारत बड़े दुर्गम रास्ते पे है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जा चुकी है। रिसर्च अपना हिंदुस्तान का होना चाहिए क्योंकि आबादी 142 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। दवाइयाँ बाहर से मंगवाते रहेंगे, कंट्री का राजस्व आपको दवाई खरीदने में और मशीन खरीदने में जा रहा है। प्लास्टिक में 3200 केमिकल हैं, 3200 केमिकल्स। जब सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल और घी फैशन में था, दोनों को बदनाम किया गया, विलेन डिक्लेयर किया, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करना था। आप मुझे किचन का लेकिन बताएं बिल्कुल कि कैसा खाना है। 3 तरह की रसोई है, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई और तीसरा है शैतान की रसोई। पॉडकास्ट को इसको सुनने के बाद पॉज करें, किचन में जाएं, जो मैं कहता हूँ सीक्वेंस में देखना चालू करें। आज के पॉडकास्ट में आपने जितनी चीजें हमारे व्यूवर्स को बताई हैं, अगर उसी नक्शे कदम पे हम चलें तो रोग हमसे दूर रहेंगे। रोग आपसे नहीं दूर रहेगा, आपके परिवार से भी दूर रहेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। ये सच बोल रहा हूँ। एक फॉर्मूला देता हूँ, दर्शक आपके इस फॉर्मूले को काटें और हर जगह डिस्प्ले में डाल दें कि हमें इतना करना है। फॉर्मूला है MMMS। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमेशा सफर की मैं बात करती हूँ, हवाई सफर की, जीवन के सफर की, लेकिन बात जब कैंसर की आती है तो हमें से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैंसर जीवन में आ गया है, मतलब अब क्रैश लैंडिंग, जीवन लीला खत्म, आगे का सफर यहीं समाप्त होने वाला है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या कैंसर को दूर किया जा सकता है? कैंसर ना हो, वो हर्डल या वो टर्बुलेंस आपकी लाइफ में आए ही ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि कैंसर से बच गए लेकिन बाकी लोगों ने अगर जकड़ लिया तो भी तो जो आपका सफर रहने वाला है वो मुश्किलों भरा हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने की बात, और ख़ास करके कैंसर जिससे हम सबको डर लगता है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बहुत ख़ास हैं, कैंसर सर्जन वो हैं। चलिए मिलकर के स्वागत भी करते हैं, बोर्डिंग पास भी देते हैं हमारे गेस्ट को। अंशुमन कुमार जी, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर 32 ईयर्स से इस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, और ये 32 सालों का निचोड़ अगर मैं समझना चाहूँ सबसे पहले ही, तो आज के भारत को देख के आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंसर को लेके या बाकी रोगों को लेके इंडियंस में कितनी आई है? शुरुआत वहीं से करें। आपने बात कही सफ़र की, यात्रा की। यात्रा जिस राह पे हम चल चुके हैं, तो एक बीमार भारत बड़े दुर्गम रास्ते पे है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब मैं MBBS का छात्र था तो जब कहीं इलाज नहीं हो पाए तो उस मरीज को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता था, वहाँ इलाज हो जाए। वहाँ से इस रास्ते को मैंने बदलते देखा। आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि इलाज मेडिकल कॉलेज में ना हो तो कॉर्पोरेट अस्पताल में भेज दो। तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जा चुकी है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल गए। उसको मैं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए नहीं मानता हूँ। टेम्परेरी अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन वैसे लोगों का क्या जिनके पास पैसे नहीं होंगे इलाज कराने के लिए, कहाँ जाएं? तो क्या सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधा बढ़ी, बेहतर हुई और विकेंद्रीकरण हुआ? क्या हर जगह उपलब्ध हो गई? जवाब है नहीं। इसलिए मैंने कहा रास्ता दुर्गम है। उसमें एड ऑन क्या किया? ऐसी बीमारियां जिसमें टॉप पे कैंसर है, जिसको कहा है कैंसर एम्पेरर ऑफ ऑल द मेलेडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट है। हार्ट डिजीज, इन सारी बीमारियों को अगर जोड़ दें तो इसके जो रोकथाम वाली बीमारी है उस पर रोकथाम की चर्चा नहीं है। रिसर्च अपना हिंदुस्तान का होना चाहिए क्योंकि आबादी 142 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हाँ।
दवाइयाँ बाहर से मंगवाते रहेंगे तो कंट्री का राजस्व आपको दवाई खरीदने में और मशीन खरीदने में जा रहा है। ज़रूरत है बिल्कुल इस भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को हुए कैंसर को समझने की और उसको रेडिकल ऑपरेशन से ठीक करने की, तब जाके स्वास्थ्य व्यवस्था। और जब मैं स्वास्थ्य व्यवस्था बोल रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने अस्पताल बन गए तो स्वास्थ्य का पता ही नहीं लोगों को स्वास्थ्य होता क्या है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद हमारा कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते, मतलब सारे दोष क्रिया मल सबका सम अवस्था में होना। जैसे कोविड में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, गलत है। न इम्यूनिटी बढ़ी हो न कम हो, बराबर हो, सम अवस्था में हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, हाँ। इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व स्थिति इति स्वस्थ, जैसे आज हम मूल भौतिक रूप में हैं ऐसे ही बरकरार रहें, स्वस्थ हैं। और इससे गड़बड़ी होने लगे तो बीमार हैं। अब इसको कैसे समझेंगे आप? जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जो हमारा सब कुछ चल रहा था कॉम्पोनेंट्स बिखरने लगे तो एक्चुअल मौत है। मौत का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। अगर आप दवाइयों पे जिंदगी चल रही है तो ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। इसीलिए स्वास्थ्य को समझें, स्वास्थ्य व्यवस्था को समझें, तब बीमारियों की रोकथाम पे ऑटोमेटिकली बात होने लगेगी। और आज हम वही करने भी वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज भी हुई, मैं किसी दार्शनिक से बात कर रही हूँ या डॉक्टर से बात कर रही हूँ, पर शायद यही खूबी है। और मुझे लगता है इसी वजह से आप हमें कैंसर के बारे में खास कर और ज़्यादा समझा सकते हैं। अच्छा, मैं जितना पढ़ पाई, देख पाई, क्योंकि गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो तो आज के समय में अवेलेबल हो जाता है, शायद व्यूवर्स भी ये काम करते होंगे, तो मुझे पढ़ के ये समझ में आया कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, शायद हमारे व्यूवर जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी किसी को हो सकता है। क्या ये वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल सच पढ़ा आपने। अगर जिंदा हैं तो कैंसर हो सकता है। मतलब मुझे भले लगता है कि मैं तो सुबह भी उठ जाती हूँ, मैं सैर पे भी जाती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज योगा भी करती हूँ, पर कैंसर किसी को भी घेर सकता है। किसी को घेर सकता है। हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। चौंकाने वाला है ना? हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं। आज भी मेरे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनी हैं। आपके, मेरे, सबके शरीर में। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको डिटेक्ट करता है, वहीं पे किल कर देता है उस सेल को। ओके। तो इसके लिए जरूरी समझना कैंसर है क्या? हाँ। Abnormal purposeless growth of our own body cells with the potential to migrate from one organ to another and immortality, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। मतलब असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन शरीर की अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना और उसमें क्षमता आ जाना एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। और साधारण दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास होगी। सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी हम माने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी। नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ट्रांसमिशन, बातचीत करते हैं। और इन्हीं में से कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी हो जाएं। क्या करेंगे? अपने लोगों को मारेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, हाँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, वहाँ भी लोगों को मारेंगे, ये कैंसर है। तो मतलब कहीं से सिग्नल बाहर से मिल सकता है, हाँ। लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाएं ही पनपने लगी और ये अमरण हो गई, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगी, यही कैंसर है। अब सोच रहे होंगे टेररिस्ट कैसे बनता है? हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि भाई दिल्ली में हम सब प्यार से और हंसी खुशी रह रहे हैं, अब इमेजिन क्यों कीजिए कोई उसमें आतंकवादी बन जाएगा? एक ग्रुप ऑफ सेल्स, आप उसको प्रताड़ित करते हैं रोज, हाँ। वो विद्रोह में उतरता है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है बॉडी के अंदर, डिफेंस सिस्टम, हाँ। वो गश्त में दौड़ रहा है चारों तरफ, पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बार बार ऐसे हो रहा, तो इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, चकमा देना। जैसे कोविड में आपने सुना होगा, स्टिल्थ ओमिक्रॉन चकमा दे रहा था। हाँ। तो कैंसर सेल भी चकमा देना सीख गया, प्रताड़ना बढ़ाते गए। हाँ। इग्नोर किया बॉडी के सिग्नल को। बॉडी हर समय सिग्नल देती है
कि ये नॉर्मल हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ नहीं, थकान हो गई होगी, रात को खाना ठीक नहीं हुआ, कुछ भी सिग्नल। मैं और- नोट करती चलूं, मुझे ये सब पूछना है आपसे। हाँ हाँ, हाँ, नोट सिग्नल देती है बॉडी। हाँ तो अब सिग्नल रीड करना बंद हो गया। हाँ। ये कैंसर की कोशिकाएं इकट्ठा हुई, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के अपने हाथ में अच्छे हथियार लिए, जिसका मुकाबला अब आपका डिफेंस सिस्टम मीन्स पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही है, और ये पनपने लगा। हाँ, बस कैंसर इतना ही है। अब प्रताड़ना आप किसी की कर रहे हो, अब विद्रोह कुछ भी हो सकता है, जैसे समाज में विद्रोह जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी विद्रोह हो सकता है। हाँ। सिमिलरली आप किसी भी तरह शरीर पे पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एबनॉर्मल फूड, मतलब घटिया खाना से पैक्ड खाना मत बोल दीजिएगा अच्छा होता है, घटिया खाना है। तो ऐसे खानों से रोज आप उसको टॉर्चर कर रहे थे, एक दिन विद्रोह इतना बढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स ज़्यादा बने, कैंसर का रूप ले लिया। ये मैं इसलिए विज्ञान को इतना आसान करके समझा रहा हूं कि लोगों को लगता होगा कैंसर इज कॉम्प्लेक्स। कैंसर एक्चुअली वेरी सिंपल। हमें समझने की जरूरत है, अगर समझ लेंगे तो हम इसके रोकथाम पे बात करेंगे। इतना तो मुझे लगता है हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जिसके घर में किसी को कैंसर हो गया है, वो भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे भी नहीं समझाया जाता है। वहाँ तो कीमोथेरेपी भी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतने सरल ढंग से ईजी वे में कैंसर को गूगल ने मुझे तो नहीं समझाया। पर मेरा ये बड़ा सवाल है कि हालांकि मुझे लगता है हम आगे इसके ऊपर आएंगे ही, खान पान दुरुस्त कर सकते हैं, हर चीज़ दुरुस्त कर सकते हैं। प्रदूषण, हम तो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, कहाँ बच के जाएंगे? पहाड़ों पर चले जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ, जब मैं कहता हूँ वोट फॉर द फोक, वोट फॉर द लाइफ, तो लोगों को बड़ी आदर्शवादी बात मेरी लगती है। वोट फॉर द फोक मीन्स ऐसी सरकार चुनो, फोक मतलब खाना खाते हैं, आपका खाना दुरुस्त आ जाए। एंड वोट फॉर द लाइफ, जो आपको स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, सिविक सेंस, लॉ एंड ऑर्डर दे सके। तो उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थ प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, सारी चीज़ें हैं। अब बताइए क्या मुद्दा बचेगा आपका? सही बात है। मुद्दे खत्म। हाँ, लेकिन ऐसी सरकार चुनने के लिए आपको जागरूक होना होगा। क्यों? पॉलिटिशियंस बड़े श्रूड, धूर्त, चालाक, क्लेवर लोग होते हैं। वो वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। आपने कहा राम मंदिर चाहिए, मिल गया। आपने कहा 370 हटाइए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया डिस्टर्ब रहता है, हट गया। आप कहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमें दीजिए, न मिले तो फिर बात कीजिए, मिलेगी। अब प्रदूषण को भी इसमें जोड़ना है। बिल्कुल। हाँ। स्वास्थ्य है, जो साफ हवा, स्वच्छ पानी दे सके उसी को चुनना है, सीधी जुमले बात। जुमले नहीं, हाँ। जुमले नहीं। केंद्र राज्य, राज्य केंद्र, हम पब्लिक हैं। हालांकि दिल्ली ने तो सर सभी सरकारें देख ली हैं, बिल्कुल। नई सरकार भी, इसके पहले वाली भी, लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण तो हर अगले साल के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये कम करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन Strong इसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पे है, न सिर्फ Direct. कैंसर बल्कि बाकी रोगों हार्ट पे भी। डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब नस, ब्रेन, इसका डिजेनरेशन मतलब क्षय होना, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों पे बुरा असर, जिसमें बर्थ डिफेक्ट, बच्चों का आईक्यू लो होता है। इस पे WHO का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। हार्ट डिजीज मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंस, ओबेसिटी, प्रदूषण बहुत बड़ा ओबिसोजन है। ओबिसोजन का मतलब है, दिल्ली वाले कहेंगे मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, 1 टाइम खाता हूँ, फिर भी मोटे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? ओबिसोजन, ओबिसिटी कराने का तत्व ये हमारे प्रदूषण में है। डायबिटोजेंस, डायबिटीज कराने की क्षमता है प्रदूषण में। कार्सिनोजन, कैंसर कराने की क्षमता है। म्यूटाजेन, बच्चों में परमानेंट DNA डैमेज ऐसा कर सकता है जब गर्भ में पल रहा हो बच्चा, हाँ। कि परमानेंटली DNA डैमेज DNA लेके निकलेगा। मजाक लगता है लोगों को। प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, पर ये मेरे लिए भी हैरानी भरा है, क्योंकि प्रदूषण से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं, ये तो सबको पता सब लोग था। जानते हैं। लेकिन उससे मोटापा भी आ रहा है, डायबिटीज भी हो रहा है प्रदूषण से। जी। ये मेरे लिए भी बहुत नया है सर। Established साइंस है। और जो हमें नहीं मालूम जो भी, मीटर Indians। आपका AQI रीड करता है, हाँ। विदेशों ने कभी सोचा नहीं था कि 3 डिजिट 4 डिजिट AQI रीड करने के लिए मीटर बनाया जाए। अभी कोविड से जस्ट पहले लंदन का AQI 12 गया, तो सदन में वहाँ चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगा कि भाई 12 AQI पहुँच गया है, कि 50 साल आगे का बताइए क्या प्लान है प्रदूषण कम करने का। माय गॉड, हमारे लिए तो ये शुद्ध हवा है, शुद्ध से भी शुद्ध है। स्तर इतना गिरा दिया गया। महज जिंदा हैं तो शुक्रगुजार रहें कि आप जिंदा हैं।
इस लेवल पे लाके छोड़ दिया गया है। तो जब 300 AQI पहुंचता है तो आप खुश रहते हैं कि बेहतर हो गई हवा। अगर स्कूल खुल जाते हैं वापस से। दिवाली पराली कारण था तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बंद करा दिए, पराली पे कंट्रोल हुआ। हाँ। ग्रैप 3 ग्रैप 4 हर बार लग के ऑटोमोबाइल्स सो कॉल करते हैं, उस पर एक अलग चर्चा है कि उन ऑटोमोबाइल से क्या होता है। हाँ। जो आपको टैक्स पे करके 10 साल के लिए डीजल गाड़ियां रजिस्टर्ड होती है, PUC करके आपका पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो देते हैं, कहते हैं नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो बंद क्यों करते हैं? और बंद करते हैं तो प्रदूषण ठीक क्यों नहीं होता है? मैं लेकिन सर रिपीट करवाऊंगी आपसे, अगर मैं सही हूँ, मेरे व्यूवर ने अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो प्रदूषण से मोटापा भी बढ़ता है और डायबिटीज भी होता है। ओबिसोजेन, डायबिटोजेन, कार्सिनोजेन, म्यूटोजेन, मतलब मोटापा कराएगा, डायबिटीज कराएगा, कैंसर कराएगा। म्यूटोजेन, म्यूटोजेनेसिस, बच्चों का DNA, घर में पल रहे बच्चों का DNA बदल देगा। माय गॉड, और ये हम में से किसी को नहीं मालूम है। अब यही मेरा वो भी सवाल कि बॉडी सिग्नल देती है, बॉडी सिग्नल फिर हर मामले में देती है, हर रोग के लिए देती है? आपके स्व स्थिति इति स्वास्थ्य जो बात मैंने कही, आपके इसमें गड़बड़ी, स्व में स्थित होने की गड़बड़ी होगी, बॉडी सिग्नल देगा। उदाहरण के तौर पे हेडेक, फीवर, बॉडी एक, आलस आना, मूड चिड़चिड़ा होना, ये इल हेल्थ का सिग्नल है। आप सिंपली उसको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, ऑफिस का प्रेशर, हाँ। खाने में गड़बड़ी, रात में जग गए, हाँ। बॉडी आपकी सिग्नल दे रही है। एक गोली खा ली, सर दर्द ठीक हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन आपने किया, जैसे हेडेक के लिए आपने दवा खा ली, बुखार के लिए दवा खा ली। इसी कारण मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन, कैंसर इज नॉट ए डिजीज। मतलब बीमारी कहीं और है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बीमारी कहीं और है। कैंसर एक प्रतिलक्षित होते हुए लक्षण को कैंसर कहते हैं, समस्या कहीं और रहती है। जैसे हेडेक से ही चालू करें, सर में दर्द हुआ, हाँ। आपने दवा खा ली किस चीज़ की? दर्द कम करने की। डायबिटीज, शुगर कम करने के लिए दवा ली, मतलब लेबोरेटरी रिपोर्ट को आपने ठीक कर लिया। लेकिन डायबिटीज किस कारण हुआ? हाइपरटेंशन किस कारण हुआ? एसिडिटी का किस कारण? आपको नहीं पता था। ये ऐसे उदाहरण के तौर पे समझें, कहीं धुआं आपने देखा, धुएं पे पानी छिड़कना शुरू कर दिया कि आग लगी होगी, धुएं पे पानी छिड़क दो। थोड़ी देर धुआं शांत हुआ, वापस धुआं आ गया कि आग कहीं दूर लगी थी, पानी उस पर डाला नहीं आपने। तब कहते हैं कैंसर रिलैप्स होता है। डायबिटीज इरिवर्सिबल है, मतलब कि एक बार डायबिटीज की समस्या होगी पूरी जिंदगी रहेगी। हाइपरटेंशन इरिवर्सिबल है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपने आग को नहीं बुझाया, धुएं पे पानी डाला था। दी पर क्या ये ऐसा नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है? डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 जेनेटिक, जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंट होता है। हाँ। टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, ये रिवर्सिबल है। पर ये बातें हमें डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते? आपने कहा कि अगर सिर दर्द होता है हम देखिए, गोली फास्ट ले फूड लेते कल्चर हैं। है। हाँ। मरीज को भी जल्दी है, फीस दे दिया, डॉक्टर जल्दी दवा लिख दो। डॉक्टर भी कहता है दवा लो भैया, तुम जाओ। डॉक्टर को जब पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन कम करने के लिए क्या किया, मतलब एक्सरसाइज को समझाया नहीं समझाया, खाना कैसे खाना है। इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए हुआ, फैटी लिवर हुआ इंसान को। अब जो दवा आपने दी उससे इंसुलिन बढ़ाने की दी। जैसे आज डायबिटीज जिसको डिटेक्ट हुआ, नॉर्मल कोर्स में फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 1 यूनिट इंसुलिन निकलना था। अब ये 1 यूनिट से काम नहीं चला, पैंक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकलता 2 यूनिट निकालने लगा। अब उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए 2 यूनिट की आवश्यकता हुई, फिर भी आपको डायबिटीज है। तो डॉक्टर क्या कहता है, अब 4 यूनिट निकालने की दवा देता हूँ या बाहर से इंसुलिन दे देता हूँ। लेकिन इंसुलिन ही कल्पित था। कैसे समझेंगे इसको? ब्लड ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा है। हाँ। ग्लूकोज एक चोर है, उदाहरण के समझाने के लिए चोर है। इससे आपको खतरा था, आपने लैब में टेस्ट कराया, ग्लूकोज बढ़ा है, आप ग्लूकोज कम करने की दवा लेना चाहते थे। लेकिन आपने क्या किया, चोर को ठीक करने के बजाय एक डाकू को सुपारी दी, डाकू है इंसुलिन, कि तुम ज़्यादा संख्या में गन लेके आओ और इसको चोर को भगा लो। तो उसने चोर को तो भगा दिया, ग्लूकोज डाउन हो गया, लेकिन उसको धक्के दे के आपके फैट सेल में, लिवर में वहाँ जमा कर दिया, जिसके कारण आपको फैटी लिवर, मोटापा हो गया। लेकिन ये डाकू चोर से ज़्यादा खतरनाक था। इंसुलिन जैसे बढ़ा, फैटी लिवर बढ़ा दिया, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा दिया, हाइपरटेंशन कराएगा। हाँ। और लंबे समय के बाद कैंसर प्रमोटर है इंसुलिन, कैंसर को बढ़ाता है। किसी कारण से आपको कैंसर हुआ, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, कैंसर आपका बढ़ने लगेगा।
इसीलिए ग्लूकोज लेस डाइट या नो ग्लूकोज या नो शुगर डाइट कैंसर मरीजों को कहा जाता है। और इसीलिए जिसको शुगर हो जाता है उसको कहा जाता है कि शुगर तो कई रोग अपने साथ लेके आता है। एग्जैक्टली कहते हैं शुगर अकेले नहीं आता है, अगर आपको बिल्कुल। शुगर हो गया मतलब आने वाले समय में आपको बहुत सी और बीमारी होने वाली है। अगर मान लीजिए ऐसा ही था तो जब डायबिटीज़ की दवा आपने दे दी, इलाज कर दिया, तो फिर डोज क्यों बढ़ानी पड़ी? हाँ। फिर आगे जाके हार्ट अटैक क्यों हुआ? हाइपरटेंशन की दवा दे दी, हार्ट अटैक क्यों हुआ? किडनी फेल क्यों हुआ? मतलब समस्या बरकरार रही, आप धुएं पे पानी डालते रहे। करेक्शन की वहाँ ज़रूरत है। करेक्शन कैसे ज़रूरत है? ये सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एल्जाइमर, कैंसर, ये सारी एक्चुअल बीमारी है नहीं। बीमारी मॉलिक्यूलर हेल्थ पे है, मतलब सेल के अंदर, हर सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमारे काम कर रहे हैं, समस्या वहाँ है। अब वो कौन सी समस्या है जो साइंस के विद्यार्थी समझ सकते हैं? ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इन्फ्लामेशन जिसको सूजन का होना कहते हैं, लैक ऑफ ऑटोफेजी, बहुत आप खाते हैं तो सेल के अंदर जमा हो रहा है, ऑटोफेजी नहीं हो रही, मतलब सेल अपना डाइजेशन नहीं कर रहा है। मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, ये एक्चुअल बीमारी है, लेकिन इसकी बात, इसकी चर्चा बीमारी के फॉर्म में क्यों नहीं होती है? ये दीज सिचुएशन, दिस डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, इसकी दवा नहीं बनी है, न बन सकती है। दीज आर फूडेबल, आपके खाने की गड़बड़ी से होती है, खाने से ठीक हो सकती है। तो चर्चा उस बीमारी की होगी जिसमें बाजारवाद है, जिसमें दवाइयाँ महंगी बिक सके, लाइफ टाइम दवाइयाँ चल सके, उसको बीमारी का दर्जा दिया गया, उस पर इलाज की बात होगी। लेकिन क्या डॉक्टर इसमें हेल्पलेस हैं? मतलब क्या हम पहुंचते ही डॉक्टर के पास तब हैं जब हमें शुगर हो चुका होता है? क्या हम डॉक्टर के पास पहुंचते ही तब हैं जब हम डिप्रेशन में जा चुके होते हैं? क्योंकि किचन में क्या बनेगा, कैसे रहना है, लाइफस्टाइल क्या है, ये एडवाइस के लिए तो कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है। उसका कारण क्या है? सभी लोग साइलोज में काम कर रहे हैं। साइलोज अपना अपना बबल बनाया, मैं इस बबल में हूँ, दूसरा डाइटिशियन दूसरे बबल में है, आयुर्वेद तीसरे बबल में है, और सब कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ। ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है, मानवता का विज्ञान है। उसको जानने समझने के लिए आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। जीवन क्या है, दर्शन क्या है जीवन का, खाना क्या होता है, न्यूट्रिशनल साइंस क्या है, फूड साइंस क्या है। आप डाइटिशियन से पूछ के देखिए, उन्हीं को नहीं पता होगा फूड साइंस क्या है, न्यूट्रिशनल साइंस क्या है। आप पैकेट पे उठा के देखें क्या लिखा होता है, कार्ब, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, यही सब लिखा होता है। मीन्स व्हाट इज इन द फूड ये लिखा है, बट व्हाट हैज बीन डन टू द फूड ये नहीं लिखा हुआ है। मतलब इसकी प्रोसेसिंग कैसे की गई, केमिकल डाला गया प्रिजर्व करने के लिए, उगाया कैसे गया, फर्टिलाइजर क्या डाला, ये तो नहीं लिखा है। जितना प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आएगा, पी फॉर प्रोसेस्ड, पी फॉर पॉइजन, पॉइजन होगा। क्योंकि प्रोसेसिंग की जाती है शेल्फ लाइफ बढ़ाने, SHELF, अलमीरा पे ज़्यादा दिन चले, हाइपर मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक रहे बिना एक्सपायरी के, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग की गई। लेकिन सेल्फ लाइफ इंसान की कम हो रही है, ये नहीं बताया गया। पर प्रोसेस्ड फूड के अलावा आप मुझे बताएं फिर क्या चारा ही क्या है? मतलब हम नाश्ता जो भी करते हैं, चाहे सुबह का या शाम का, मुझे लगता है उस पर ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड ही होता है। बच्चे खास करके जो खाते हैं, चलो एक बार बूढ़े लोग तो शायद रोटी पे ही रह रहे हैं, बच्चे प्रोसेस्ड फूड ही, वो चाहे चॉकलेट है, चिप्स है, बिस्किट है, या अलग अलग नमकीन जो उनकी आती है, वो सब तो प्रोसेस्ड फूड ही हुआ। इनफैक्ट आइसक्रीम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बाजारवाद है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बच्चों का तो सुबह से शाम तक मुझे लगता है, और लंच और डिनर में तो उनको रोटी ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। बिल्कुल ये बाजारवाद है। हाँ। जब ब्रेड, जो आज ब्रेड बोलते हैं, जब लॉन्च हुई, मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS का विद्यार्थी था, तो ट्रेन से जब क्रॉस करता था तो बेकरी से स्मेल आती थी ब्रेड पकने की। हाँ। तो बड़ी अच्छी स्मेल, बेकरी की स्मेल देखेंगे, सौंधी सौंधी खुशबू रहती है। हाँ। उसके बाद उस समय तक ये मेरे मन में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये विचार आया करता था कि ये ब्रेड, मतलब प्रोसेस्ड ब्रेड, वही लोग खाते हैं जो अमीर हैं। वैसे शुरू में ये कॉन्सेप्ट था भी था। हाँ। धीरे धीरे इस अमीरी कॉन्सेप्ट को आपके कंफर्ट जोन में लाया गया कि अब रोटी आटा कौन लगाएगा, रोटी कौन बनाएगा, पराठे कौन बनाएगा, ब्रेड निकालो सेक के दे दो। हाँ। कंफर्ट जोन बनाने के बाद फिर आप एडिक्ट क्यों हैं? रोटी के लिए कोई एडिक्ट क्यों नहीं हुआ? हर प्रोसेस फूड में शुगर ऐड किया जाता है। कभी भी उठा के देखिए, नमकीन में शुगर है, क्यों है एडेड शुगर? 6 ग्राम, एक 50 ग्राम नमकीन पैकेट में। शुगर इज एडिक्टिव, शुगर इज लाइक अल्कोहल।
अगर मैं कहूँ शुगर इज अल्कोहल फॉर द चिल्ड्रन, तो एग्जैक्टली यही है। कैसे? शुगर इज एडिक्टिव, अल्कोहल इज एडिक्टिव। हाँ, शुगर से फैटी लिवर होता है, अल्कोहल से फैटी लिवर होता है। शुगर से मोटापा बढ़ता है, अल्कोहल से मोटापा बढ़ता है। शुगर कैंसर का कारक है, अल्कोहल कैंसर का कारक है। पहले फैटी लीवर डिजीज सिर्फ एडल्ट 30 साल 40 साल के लोगों में देखा जाता था, ये जो अल्कोहल लेते थे। आज बच्चों में फैटी लीवर है। मतलब बच्चे सिर्फ नशे से झूम नहीं रहे हैं, लेकिन अल्कोहल से होने वाली जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो सब उनकी बॉडी में जाती जा रही है। न्यूक्लियस एकम्बेंस ब्रेन में सेंटर है, एमिगडाला फेयर सेंटर, न्यूक्लियस एकम्बेंस रिवॉर्ड सेंटर। हाँ, जो जो चीज़ें आपके ब्रेन में डोपामिन देती है उसको प्लेजर के फॉर्म में लेते हैं। शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग, सेक्स, पोर्नोग्राफी, स्क्रॉलिंग, डिजिटल स्क्रॉलिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें डोपामिन रिलीज करती है। हेडोनिस्टिक, इसको कहते हैं हेडोनिज्म, हिंदी है सुखवाद। आप सर्च में गए थे हैप्पीनेस, जिसकी परिभाषा लोगों को पता नहीं है। हैप्पीनेस मतलब आनंद। इसमें ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है। जैसे आनंद की अनुभूति होगी आप स्थिर हो जाएंगे, संतोष की अवस्था में आएंगे, कंटेनमेंट में पहुंच जाएंगे। सेरोटोनिन रिलीज हुआ, सतत यात्रा चलेगी, मंजिल नहीं होगी। आनंद, हैप्पीनेस एथरल होगा हर समय। डोपामिन मीन्स प्लेजर और हेडोनिज्म बॉडीली होगा। बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेंटर को आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन डोपामिन मंजिल मिलेगी, ग्राफ ऊपर गया, फिर क्रैश करेंगे आप नीचे। शुगर जैसे डाउन हुआ, क्रेविंग होगी, दोबारा लेंगे। इसलिए एक किताब बड़ी अच्छी है, दर्शक अगर पढ़ना चाहें, डोपामिन डिटॉक्स, कि किस किस चीज़ से डोपामिन रिलीज कितना टाइम्स ज़्यादा होता है और किस तरह से इंसान मॉलिक्यूल ऑफ मोर, डोपामिन को कहा गया, मोर करके उसमें उलझ के एडिक्ट होता है। आप शुगर एडिक्ट को, जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है, जो शुगर एडिक्ट उसको कहता हूँ जो 24 ग्राम, मेल 24 ग्राम पर डे शुगर से ज़्यादा ले रहा हो। अच्छा, फीमेल 18 ग्राम पर डे से ज़्यादा ले रही हो। तो इतना तो हम चाय में ही ले लेते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में 300 ml के केन में 39 ग्राम शुगर है। 39 ग्राम मतलब डेली रिकमेंडेड इंटेक से कई गुना ज़्यादा एक में। हाँ, और दिन में ऐसे लोग कितने ले लेते हैं? हाँ, ब्रेड में, नमकीन में, हर प्रोसेस फूड में। अब उठा के देखिए एडेड शुगर कहाँ कहाँ है। जब जब एडेड शुगर हम लेते हैं, ग्लाइसेमिक लोड मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लोड बढ़ा, चोर ज़्यादा हो गए, हाँ, तो डाकू और तेजी से निकला। वो डाकू देखा कि आपको एक्चुअल जरूरत तो शुगर की है नहीं, उठा के लिवर में डाल दिया, फैटी लिवर। उससे ज़्यादा हुआ, फैट में डाल दिया, आप मोटे हो गए। आप तो कह रहे हैं हमें तो खाना एक ब्रेड, एक चाय। हाँ, लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहे थे, 2 बिस्किट जो आपने खा लिया, उसमें क्या हुआ बीच में? आपने मेल के लिए कितना बताया? 24 ग्राम और फीमेल के लिए 18 ग्राम। तो वो लोग जो शुगर नहीं खाते हैं, मतलब मेरी बहुत से फ्रेंड्स, बहुत कलीग और मेरे कजन्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें बिना शक्कर वाली चाय चाहिए, हम बिना शक्कर वाली कॉफी पीएंगे। ऐसे लोगों वो से भी ये पूछिए जान लें कि ब्रेड खाते हैं। हाँ, मतलब ये मुझे अब समझ आ रहा है कि आप ये जान लें कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं, आप डाइट, इवन आप डाइट पे हैं तो भी आप सूखी ब्रेड खा रहे हैं, तो भी आप वो डाइट वाले जो बिस्किट आते हैं आप वो खा रहे हैं, उसमें भी शुगर होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए उसकी कहानी। हाँ, डाइट ... किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी का। तो डाइट कोल्ड ड्रिंक इज हाफ बैड एज नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक, मीन्स इट इज नॉट गुड, हाफ बैड। हाफ बैड, हाँ। तो डाइट के नाम पे आप बिस्किट, डाइट के नाम पे कोल्ड ड्रिंक, आधा चम्मच जहर खा रहे हैं, पूरा चम्मच नहीं। हाँ। लेकिन साइकोलॉजिकली आप सोच रहे मैं तो डाइट ले रहा हूँ। तो नॉर्मली आप गिल्ट में 1 लेते, तो अब दिन में 4 ले रहे हैं, तो डबल द टाइम जो आप नॉर्मल रिस्क पे थे हो गए। उसका क्या रीजन है? कोई भी मीठी चीज हमारे जीभ पे जब आती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मीठा आ रहा है। ब्रेन वहां से वेगस नर्व से सिग्नल देता है पैंक्रियाज को, रिलीज इंसुलिन, डाकू को भेजो। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा ग्लूकोज नहीं है। अब इंसुलिन तो निकल गया, डाकू है, बिना फायरिंग किए तो जाएगा नहीं। तो बॉडी की जो एनर्जी उसको उठाया, लिवर में पंप कर दिया, फैटी लिवर कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज देखिए आज महिलाओं में कितना कॉमन है, यंग बच्चियों में कॉमन हो चुका है। हाँ। यही कारण है। आप कभी भी निवाला को मुंह पे जब ले जाएं तो ये सोचे वेदर आई एम फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। हर निवाले पे सोचे। तो इसके लिए क्या है, लोग ऐसा ना समझ लें, एक संस्कृत में है दीर्घ सूत्री विनश्यंती। एक गुरुजी ने पढ़ाया, तो जब उनका शिष्य गया मांगने के लिए तो सेवैयाँ
उनको मिली खाने में तो उन्होंने वही लगा, दीर्घ सूत्री विनश्यंती, तो नहीं खाएंगे सभी। हाँ। तो गुरुजी ने कहा, मैंने ये कब कहा था? मैंने कहा था बहुत लंबा कुछ करना उचित नहीं है, विनाश का कारण है। मतलब लंबा अहंकार, लंबे समय तक राजपाट करना, हाँ। ये समझाया था। तो लोग ये करके हाइपोकॉन्ड्रियासिस में न चले जाएं कि भाई कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। विज्ञान के आधार पे दिमाग लगा के चीज़ों को समझें और उसके बाद खाएं पिएं। अब हम इसको ऐसे ही फिर लेके चलते हैं सर, क्योंकि मुझे लगता है जो परेशानी है, दिक्कत है, कॉज है, उसके ऊपर हमने बहुत बात कर ली। और एक चीज़ जो मुझे और लगता है कि हम में से ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो इतना शायद शिक्षित ही नहीं है। वो डिग्री की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए, आप नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, या शायद ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल। तो हम अब अगर इसको मोड़ते हुए इस तरफ जाएं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अब उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़ ये कि कैंसर क्या क्योरेबल है? बाकी बीमारियों पे तो मैं आऊँगी और आपके सवालों में भी बाकी बीमारियां हमें दिख जा रही हैं। कैंसर क्योरेबल है? जवाब है बिल्कुल, हाँ क्योरेबल है। कैंसर प्रिवेंटेबल है, रोकथाम संभव है। कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अब इसमें क्यों लगा इफ डिटेक्टेड अर्ली? अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट करने के बाद क्योरेबल भी है, खर्च भी कम होगा और रिलैप्स की संभावना नहीं होती है। अगर आप मुझे स्टेज वाइज ये भी बताएं और कितना % चांस है क्योर करने का वो भी। अभी देखिए एक बड़ा सेलिब्रिटी का परसेंटेज पे चल रहा है कैंसर हाँ, का मैं आने वाली ट्रीटमेंट, थी 3% 5% जैसा। हाँ। दोनों समझा देता हूँ। पहला कि टेक्निकली स्टेज 1 2 3 4, उसके बाद हर अंग के कैंसर में 1 का A B C ऐसे करके होता है। तो ये अच्छा, टेक्निकल हो गया। ओके। साधारण लैंग्वेज में समझे, 2 तरह के कैंसर आप मोटा मोटी समझिए। एक सॉलिड ट्यूमर जिसको हम छू के फील कर सकते हैं या किसी भी सिटी स्कैन इस पर दिख सकता है कोई ट्यूमर जैसा है, सॉलिड। लिक्विड कह सकते हैं समझाने के लिए ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर अलग कर दीजिए क्योंकि पूरे शरीर में ही ब्लड है। हाँ। जो सॉलिड ट्यूमर हुआ उसको समझने के अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब बहुत छोटा ट्यूमर और शरीर के उसी अंग तक सीमित है, अर्ली स्टेज। उदाहरण के तौर पे स्तन का कैंसर है, स्तन में ही सीमित है, अर्ली स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज, कैंसर उस जगह से उठ के आजू बाजू की गिल्टियों तक पहुंच गया, इंटरमीडिएट स्टेज, स्टिल क्यूरेबल। एंड एडवांस स्टेज, कैंसर उठ के बाकी के अंगों में पहुंच गया, मतलब मेटास्टैटिक या स्टेज 4 टेक्निकली उसको एडवांस स्टेज कहते हैं। अर्ली स्टेज क्यूरेबल पूरी तरह है, शायद सर्जरी ही काफ़ी हो जाए, कीमो की भी जरूरत नहीं होगी। इंटरमीडिएट स्टेज में हमें मल्टी मोडालिटी 2-3 चीज़ों को मिलाना पड़ता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कब कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में। इसमें भी क्योर है लेकिन चांस ऑफ रिलैप्स अर्ली स्टेज से इसमें ज़्यादा है। एंड एडवांस स्टेज इनक्यूरेबल स्टेज है, उसमें हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, बढ़े लाइफ में तकलीफ ना हो, हम इस पे काम कर सकते हैं, गिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द प्रोलॉन्ग लाइफ। लेकिन इसे ख़त्म कर पाना? स्टेज 4 अभी तक मॉडर्न साइंस वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ खत्म होता है। जो भी लोग क्लेम करते हैं उनका फॉल्स क्लेम है, चाहे वो किसी विधा के लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्टेज 4 हमने क्योर कर दिया। हाँ। उनसे मैं प्रत्यक्ष और प्रमाण 2 ही चीज़ मांगता हूँ। और कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण? कुछ भगवाधारी व्यापारी भी क्लेम करते हैं, कुछ गौमूत्र से कहते हैं, कुछ गोबर से कहते हैं, कुछ फूंक के झाड़ के। मैं कहता हूँ मैं सब मानने को तैयार हूँ। तुम इलाज करो, मरीज तुम्हारा, मुझे पहले बताओ, मैं आऊँगा। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, ये चैलेंज मैं कई सालों से कर रहा हूँ। हाँ। मैं आऊँगा, उसकी जांच करूँगा मरीज की, मॉनिटर करूँगा जब तुम इलाज करोगे, और उसके बाद जब तुम्हारा इलाज खत्म हो जाए, जब तुम कह दोगे कि इलाज पूरा हो गया, तब मैं जांच करके चेक करूँगा खत्म हो गया। अगर कैंसर खत्म हो गया जिसमें कोई मॉडर्न मेडिसिन की सहायता नहीं ली गई, मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उसका शिष्य बन जाऊँगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, तो सामने तो आओ। अगर मैं कह रहा हूँ कि कैंसर की सर्जरी में करता हूँ तो मरीज ठीक होते हैं, तो मेरे पास जब ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो मैं उनको सिखाता हूँ, वो भी देखे जाते हैं, वो भी जब करते हैं ठीक होते हैं। तो फिर बताओ भाई, अगर ऐसी विधा है भारत में तो हम सीखें। और इतना जो मारामारी चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कमर्शलाइजेशन चल रहा है कैंसर के नाम पे, उसको हम कब करें? तो फिर आते क्यों नहीं है? तो यही इसी तरह का
एक क्लेम सिद्धू की तरफ से भी किया गया है, नवजोत सिंह सिद्धू, कि उनकी वाइफ को कैंसर था, 4th स्टेज तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि 3 से 5% चांस ही बचने का है, लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंज करके और खान पान में बदलाव करके, और उन्होंने तो मतलब बाकायदा तमाम चीज़ों का हवाला दिया है। सिद्धू की तरफ से कहा गया कि चाय पूरी तरह से बंद कर दी गई, आधे घंटे बाद नीम और तुलसी के 10-12 पत्ते वो देते थे हमेशा, सुबह 10 बजे नींबू पानी दिया गया, पानी गर्म दिया गया, कच्ची हल्दी दी गई, 1 लहसुन और सेब का सिरका डाला गया, सफ़ेद पेठे का जूस दिया गया। अब ये सारी चीज़ें भारतीय हैं, ये कोई डॉक्टर आपको लिख करके नहीं देगा कि आप नीम के पत्ते दें। मतलब ये तो मुझे देख के भी वैसे भी समझ आ रहा है, किसी भी आम इंसान को देख के समझ आ जाएगा। ब्लूबेरीज के साथ चुकंदर, गाजर, आंवला का जूस, ड्राई फ्रूट। अब उनका ये कहना है कि बस ये लाइफस्टाइल में चेंज करके और खान पान में बदलाव करके, और अब बिल्कुल फिट है उनकी वाइफ। इस पे जब से मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ कई इंटरव्यू में, तो लोगों को ये लग रहा है मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर डर गए हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी अज्ञानता है। पहले किसी डॉक्टर को चैलेंज करने के लिए तुम डॉक्टर तो हो। सिद्धू का पूरा इंटरव्यू लोग सुने पहले, कट करके जो रील वायरल किया गया है वो बीच का है। सिद्धू ने पूरे इंटरव्यू में ये बोला है कि उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, उनको स्तन का कैंसर हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी मतलब हीट सिकाई होनी थी, फैमिली में कुछ फंक्शन कारण नहीं करा पाए, कैंसर रिलैप्स हुआ, फिर सर्जरी हुई है। जो मेन ट्रीटमेंट चल रहा है इसके साथ उन्होंने लाइफस्टाइल के जो चेंजेस किए, ये सच है। तो आधी बात पहले गलत, इसको स्टेटमेंट को ऐसे समझें, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये तो कहा सिद्धू ने, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये भी ठीक है, उसका यही कहा है, लेकिन पूरा सच कहूँगा ये नहीं किया। उसने कम कर दिया। मतलब मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट के साथ जो जो चीज़ें की है एक एक करके डिकोड करके समझा देता हूँ। शुगर छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक बात है। जो मैं इंसुलिन स्पाइक की बात कह रहा था, कैंसर प्रमोटर का काम करता है। कैंसर पेशेंट को नहीं, आम तौर पे भी शुगर नहीं लेना चाहिए, एडेड शुगर इंसान को। मतलब ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रहेगा, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल द फूड। आपके खाने में जरूरी नहीं है। हमारे बॉडी में सिस्टम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो प्रोटीन को फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना देता है, बॉडी को दे देता है। तो आप जब एडेड शुगर लेते हैं तो उसको पंप करके जमा किया जाता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, और सारी बीमारियों का कारण है शुगर। जॉन येटकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट ब्रिटेन का है, उसने किताब लिखी प्योर वाइट एंड डेडली, 1978 में उसने रिसर्च पब्लिश कर दिया। प्योर मतलब रिफाइंड, वाइट मतलब ऑल वाइट, वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, डेडली जान ले लेगा। उसकी किताब को दबा दिया गया, रिसर्च पेपर को दबा दिया गया। क्यों? उसके बाद इस इंडस्ट्री ने, ग्लूकोज मतलब शुगर इंडस्ट्री, बहुत बड़ी लॉबी है ये, शुगर की लॉबी। उन लोगों ने कुछ सो कॉल्ड बिकाऊ डॉक्टर से अमेरिका में पेपर पब्लिश करा के ये दिखाया गया कि मेन दोषी शुगर नहीं है, फैट है। चर्बी कम करो, खाने में तेल की मात्रा कम करो। अच्छा, हाँ। उसके बाद उसको ब्लेम किया गया। जॉन एटकिन का जब रियलाइजेशन लोगों को हुआ तो 2006 से फिर इस कॉन्सेप्ट को उठाया जाने लगा। अब डॉक्टर हर जगह चर्चा कर रहे हैं कि ये फॉल्स पेपर क्यों पब्लिश हुआ। लेकिन मैं सफ़ेद चीनी तो बंद कर दूंगी, मैं चावल भी बंद कर सकती हूँ, ब्रेड भी बंद कर सकती हूँ, नमक कैसे मैं बंद करूंगी सफ़ेद? हाँ। नमक तो खाने में चाहिए। रॉक सॉल्ट, अच्छा, प्रोसेस्ड नमक, आपका प्रोसेस्ड नमक। डॉक्टर, हमें तो मतलब वो ज़माना भी मुझे याद है जब विज्ञापन दिखा दिखा के कि आयोडीन युक्त नमक खाओ खाओ खाओ। अब आयोडीन युक्त नमक खाने लग गए तो अब रॉक सॉल्ट की बात होने लग गई। बता रहा हूँ इसका क्या कारण है। मैंने तो कभी खाया नहीं आयोडीन, तो मुझे तो हाइपोथायराइड नहीं है। अच्छा नहीं भाई, मैं भी खाती हूँ। हाँ। भाई सरकारी प्रचार अगर टीवी पे 90 के दशक में आ रहा है। सरकार की मिलीभगत हर समय रहती है, फार्मा लॉबी से और फूड लॉबी से। नहीं, पर वो घेंगा नामक रोग जिसके बारे में एडवर्टाइज करके सब बताया जाता है, हिमालयन बेल्ट में है, सिर्फ सब हिमालयन बेल्ट, सब हिमालय की तराई में जो लोग रहते हैं। बाकी में नहीं है। आयोडीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पर मुझे तो यही पता है कि शायद हम आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं इसलिए घेंगा जितना बंद हो नमक गया। आप खा रहे हैं वो समुद्र से निकल रहा है। माइक्रोप्लास्टिक समुद्र के नमक में भरा पड़ा है। इसकी भी चर्चा सिद्धू ने की है कि हम आयोडीन नमक नहीं खाते हैं, रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक, ऐसा कुछ बताया है। उस माइक्रोप्लास्टिक से आपके बॉडी में नहीं जा रहा है,
नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स है, माइक्रोप्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए, BSA, थैलेट्स, PTHALATES, थैलेट्स, PFAS, PFOS इसकी मात्रा है, जो कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब कैंसर कराता है, और कैंसर है तो उसको प्रमोट करता है। हाल ही में ये रिपोर्ट आई भी थी और मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर Exactly. रील भी बनाई थी Exactly. कि हर पैकेट नमक या शुगर सब में माइक्रोप्लास्टिक है। ये क्योंकि सोर्स में ही है। रॉक सॉल्ट में अभी तक ये माना जाता है या तो प्लास्टिक वहाँ नहीं पहुँचा है या कम पहुँचा है, तो आप नमक की डेली लेके आराम से खा सकते हैं, आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। आयोडीन कमी या थायराइड डेफिशिएंसी जो महिलाओं में आज ऑलमोस्ट 40% महिलाएं हैं, हाँ, खास करके शहरी महिलाएं थायराइड की गोली ले रही हैं। उसके पीछे का नमक वजह थी, आयोडीन नमक, उसके पीछे की वजह है प्लास्टिक। बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म कराता है, पुरुषों में एजियोस्पर्मिया मतलब बांझपन कराता है, स्पर्म काउंट कम करता है, और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद कैंसर कराता है। आज से पैकेट वाला नमक बंद और रॉक सॉल्ट खाना रॉक शुरू सॉल्ट करें। लीजिए, घर में उसको अपने कूटिए, चूरा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा अनडुएबल, जैसे कि उस पहाड़ी पे काले गाय का दूध निकाल के रात में शीत में रखो, पूर्णिमा की रात को, अगले दिन सुबह पियो, ऐसा कुछ नहीं होता है। विज्ञान ऐसे नहीं चलता है। विज्ञान वो बातें बताएगा जो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं भी साइंस की बात करूंगा, आप भी साइंस के बाद, अमेरिका में बैठा कोई भी उसी साइंस की बात करेगा। विज्ञान इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, इसलिए नहीं विज्ञान चलता कि मैं बाबा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही मान लो। साथ करो, विज्ञान हर समय डिबेट अलाउ करता है, डिबेट करो। तो ये जो शुगर और सॉल्ट है, इससे भी कैंसर हो रहा है? शुगर से डेफिनेटली, हाँ, सॉल्ट में अगर माइक्रोप्लास्टिक है तो डेफिनेटली। पैक्ड फूड पे आप जो भी प्रोसेस्ड फूड खा रही हैं, हाँ। HSSF याद रखें उसके लिए, हाई इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट। फैट भी कौन सा? पाम ऑयल। उस पर आप पढ़ें, लिखा होगा पामोलिन। पाम ऑयल नहीं लिखते हैं, पैमोलिन। अब पब्लिक को क्या मालूम पामोलिन क्या है? ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये हार्ट के ब्लड वेसल में सूजन कराता है, इसलिए हार्ट अटैक जल्दी आ रहा है लोगों में, कैंसर कराता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसका प्रोटेक्टिव होता है, जो फिश ऑयल में मिलता है, मछलियों में, अखरोट में, फ्लैक्सीड जिसको अलसी बोलते हैं, इसमें ये चीज़ें मिलती हैं। इसकी मात्रा बढ़ाएं और ओमेगा 6 या तो कम कर दें, जीरो कर दें, जो कि आपके फास्ट फूड में है। हाँ। अब जब ये तेल की बात आई गई है, पाम ऑयल की बात आ गई है, तो वो कौन सा तेल है जो खाने में डालना चाहिए? घर पे बनने वाले खाने जो कुकर कढ़ाई में बन रहा है, मैं तो उसके लिए पूछ रही हूँ। सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, डालडा पहले खाया जाता था, आप लोगों ने शायद बंद कर दिया, डालडा या देसी घी? देसी घी भी बाजार में कितना शुद्ध है मुझे नहीं पता। हाँ, उत्तरी भारत के लिए शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल अपने पिसवा लें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो भी बाजार से नहीं खरीदना? नहीं, और बहुत सिंपल है। तरीका बताऊंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ पॉडकास्ट में, बताऊंगा कैसे करना है इन चीज़ों को, बहुत आसान है। हाँ। सरसों का तेल और घी, ये ठीक है। साउथ इंडियन इस पे कोकोनट ऑयल पसंद करते हैं, उनके लिए ठीक है। जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स दो चीज़ होती है। जेनेटिक्स जो डीएनए हम कैरी करते हैं, तो मोर और लेस सबका एक ही है, होमोसेपियंस का। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसके कारण कलर, कंपोजिशन, टेक्सचर हम लोग का अलग होता है। एपिजेनेटिक्स, जिस वातावरण में हमारे पूर्वज रह रहे हैं, 4 जनरेशन, 4 पुश्त लग जाता है एपिजेनेटिक्स चेंज होने में। अच्छा, ठीक, और हम तो खराब ही करते जा रहे हैं शायद। बिल्कुल। हाँ। तो साउथ इंडिया के लोग पाम ऑयल के लिए एपिजेनेटिकली कंफर्टेबल हैं, इसको खाते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग सरसों का तेल, घी खाते हैं। अब जब पैक्ड फूड बनाए, सरसों के तेल में बनाए तो साउथ इंडियन नहीं खाएंगे स्मेल के कारण, और नॉर्थ इंडियन अगर कोकोनट ऑयल में बनाए तो नहीं खाएंगे। तो पाम ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया था, नंबर 1 चीप है, सस्ता है, कलरलेस है, इसमें कोई रंग नहीं आता है, ऑर्डरलेस है, इसमें कोई खुशबू, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बेस पे बना दिया, पैकेट बन गया। अब यही पैकेट साउथ इंडिया भेज दो, नॉर्थ इंडिया भेज दो, हर जगह बिकना है। फूड इंडस्ट्री टोटली कंज्यूमर साइकोलॉजी पे काम करती है। कभी भी फूड पैकेट को आपने देखा सफेद और सिर्फ उस ब्रांड का एक नाम लिखा और नहीं होगा, रंगीन, उसमें भी विविड स्पेक्ट्रम में VIB, रेड सबसे कॉमन होगा, येलो, ब्लू, ऐसे करके। रेड लाइट क्यों रुकने के लिए रेड तय किया गया था? कि ये लाइट दूर से दिखती है रिफ्रैक्शन सिस्टम में। तो बच्चे गाड़ी में जा रहे थे, दुकान पे लटकी रेड पैकेट की चीज मिली, बच्चे देख लिए। किसी भी फास्ट फूड के ब्रांड को आप रेड बोर्ड क्यों बनाते हैं? आप दूर से अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करें, कंज्यूमर साइकोलॉजी पे काम करते हैं। जब आप वहां पहुंच गए,
तो आपको खाने में ग्लूकोज मतलब शुगर, कोई मीठी चीज़ ना भी पता चले तो सॉल्ट बढ़ा देते हैं ताकि आपको मीठा ना पता चले, आप एडिक्ट हो गए। अब अच्छा फील करके घर लौटे, लेकिन उस सुखवाद में लौटे, हेडोनिज्म में लौटे, हैप्पीनेस में नहीं लौटे, अगले दिन फिर उसी समय क्रेविंग होगी। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली 3:30 आप 5 दिन 4 बजे कोई एक टाइम मीठी चाय और 2 कुकीज खा के देख लें। छठे दिन से अगर उसी समय तलब ना हो, उसी समय बिना घड़ी देखे आपको क्रेविंग ना हो, यार वो चाय और कुकीज मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये चाय की तलब है या कुकीज की तलब है? मीठे की तलब है, न चाय की है न कुकीज की है। अच्छा, तभी मम्मी लोग कहती हैं कि ये सिर में दर्द हो रहा है, आज चाय नहीं मिली ना तो सिर में दर्द हो गया। दूसरा मैं जो कहता हूँ इसमें शुगर इज एडिक्टिव, इसका क्या मतलब है? जैसे अल्कोहलिक को अल्कोहल विड्रॉल में डालें तो बेचैन होगा, इरिटेबल होगा, लड़ाई करने को तैयार होगा। जो शुगर एडिक्ट हैं वो जब छोड़ेंगे तो तीसरे दिन सबसे ज़्यादा झल्लाहट होती है उनको, घर में लड़ाई करेंगे, ऑफिस में लड़ाई करेंगे। अगर उनका विल पावर स्ट्रांग है, क्रॉस कर लिए 14 दिन, तब उनको रियलाइज होगा आज तक कर क्या रहे थे तुम। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कराता है शुगर। हाँ। अच्छा, ये ना मेरे कुछ एक सवाल ये सिद्धू वाली बात से रह गए हैं, मुझे लगता है मैं पूछ लूं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चाय पूरी तरह बंद, तो क्या चाय से कैंसर होता है? दूध वाली चाय हाँ। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। चाइना का भी 6 महीने पहले एक पेपर पब्लिश, बहुत अच्छा पेपर है। हाँ। चाय, टी लीव्स ऐसा बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। अच्छा। लेकिन टी को दूध में मिला के पीने की परंपरा भारत में ही इतनी कॉमन है, दूसरी जगह नहीं है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लू टी इस फॉर्म में पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, भारत में दूध वाली कॉफ़ी चलती है। हाँ। चाय दूध के साथ जब कंबाइन करती, जो तत्व बनाती है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, बट ये कैंसर का कारक है? शुगर आप ऐड कर दे रहे हैं इसमें, मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक। दूसरा, चाय में क्या है, चाय के लिए कहा है वक्त बेवक्त हर वक्त इस कम वक्त चाय का वक्त है। तो आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। अल्कोहल लेने वाले के है कि शाम के बाद घर जाके लेंगे, चाय तो आप कहीं ले सकते हैं। हाँ। अल्कोहल आप लेते हैं छुपा के लेंगे कि भाई लोग क्या समझेंगे कि चाय शराब तो पी रहे हैं। ऑफर करके लेंगे। चाय ऑफर करके लेंगे। हाँ। चाय कहीं भी नुक्कड़ पे खड़े होकर पीते हैं आप, तो आप चाय ज़्यादा एडिक्टिव अब होते तो हैं। चाय पे चर्चा भी हो रही है। हाँ। हाँ, और चीप पॉपुलर थियरी है। चाय शायद कुछ दर्शकों को पता हो ना पता हो, हिंदुस्तान में चाय की खेती हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे चाय कॉमन नहीं हुई थी। ब्रिटिशर्स अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने चाय की पत्ती पहले एक्सपोर्ट किया, यूनाइटेड किंगडम भेजा, फिर देखा इतनी चाय की पत्ती करूं क्या, इंडियन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इंडिया में कल्चर था सुबह दूध पीने का गुड़ के साथ, तो उन्होंने स्टॉल लगाया, चाय पत्ती रखी, दूध में चाय पत्ती डाली, जिसको अभी भी देखे होंगे पुराने लोग कहेंगे दूध में पत्ती मार दें क्या। ये करके एडिक्ट किया, साथ में पैसे देते थे चाय पीने के। जब आपको आदत लगी तो फिर चाय की पत्ती देने लगे, घर ले जाओ, सबको दूध में डाल के पिलाना। हाँ। और फिर हमारी चाय पत्ती हमारे हिंदुस्तानियों को बेचने लगे। तब से हम एडिक्ट हुए दूध वाली चाय के। और ये नींबू पानी का क्या राज है? 10 बजे सुबह नींबू पानी? नहीं, ये एग्जैक्ट घड़ी से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। विटामिन सी, जैसे आपने सुना होगा ब्लू जोन ऑफ द वर्ल्ड, 6 ब्लू जोन डिक्लेयर किए गए जिसमें सैनिटेरियन 100 साल से ऊपर के लोग ज़्यादा जीवित हैं। उस ओकिनावा जापान में एक छोटा सा गांव है, सबसे ऊपर है। विटामिन सी, उनके डाइट प्लान को जब देखा गया तो प्लांट बेस्ड, मतलब वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं। विटामिन सी बहुत लेते हैं, मतलब संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी, इस तरह की चीज़ लेते हैं। विटामिन सी एंटी एजिंग है, ऑल फॉर्म, मतलब चेहरे पे झुर्रियाँ का नहीं आना, कोलेजन को स्ट्रांग रखना है, स्किन को ग्लो कराना, प्लस सेल डेफिशिएंट होकर जो कैंसर के लिए प्रमोट होता है उसमें विटामिन सी का रोल है, वो रोकता है उसको। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चा करते रहें कि क्या सिर्फ यही करेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं, कैंसर के मेन ट्रीटमेंट से रिकवरी में, रिलैप्स को रोकने में इसका जरूर मदद है। हल्दी की भी बात हुई थी। हल्दी की बात। हल्दी का इंटरनेशनल पेपर मेरा ही पब्लिश है। P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रक्रिया है, कैंसर में डीएनए में होता है, इसको रिवर्स करती है हल्दी। हल्दी में भी कच्ची हल्दी एज इट इज, खास करके काली मिर्च के साथ अगर लें तो बायोबिलिटी बढ़ती है, ये रिवर्स करती है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी। किसी चीज़ का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, तो ऐसा ना कि इसको सोच के हल्दी और काली मिर्च ही लेने लगे। एक बार सलाद फॉर्म में 4 स्लाइस कच्ची हल्दी का, नींबू निचोड़ के काली मिर्च का पाउडर डाल के आप ले लें, ये जनरली आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये हम कैंसर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको मैं बताता हूँ कि मरीज कहते हैं दवा लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि घरेलू
चीज़ बता रहा हूँ, वो दवा से ज़्यादा आपके लिए कारगर। दवा से मतलब है हल्दी का एक्सट्रैक्ट कुरकुमीन फॉर्म में है, आप कैप्सूल खाएंगे, उससे बेहतर कच्ची हल्दी खाएं, ये बेहतर है। तो ये जो भी इन्होंने बताया है वर्ल्ड का रिसर्च, वर्ल्ड वाइड रिसर्च पेपर है, साइंस है इसके पीछे। हाँ। इसमें कोई ऐसा कहना कि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, हाँ देखिए पॉलिटिशियन है, साथ में क्रिकेटर हैं, चौका छक्का मारने की आदत है, अतिशयोक्ति भी करते हैं, अतिरिक्त अलंकार भी बहुत लगा देते हैं जब बातचीत करते हैं। हाँ। इसमें इन्होंने थोड़ा सा, आजकल पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हैं, कुछ इंटरटेनमेंट शो में भी जाते थे, बाहर हैं, तो मीडिया में हट गए थे। तो इन्होंने देखा अच्छा मौका है चौका छक्का लगाने की। आयुर्वेद को आमतौर पर जोड़ दिया जाता है हिंदुत्व से। तो एक खास पार्टी जो अपने को हिंदुत्व का ठेकेदार समझ रही है, तो उनके लिए भी हो गया कि भाई ऐसा नहीं, वही ठेकेदार है, हम भी ठेकेदार हैं हिंदुत्व को, देखो आयुर्वेद को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेद मॉडर्न साइंस का कोई लफड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। जिसमें जो अच्छाई है, अच्छे डॉक्टर का काम यही उस अच्छाई को उठाओ, अपने मरीज तक पहुंचाओ। मैं भी हालांकि कोशिश यही कर रही हूँ कि ये जब सस्ती चीज़ें हैं और हमारे आसपास मौजूद हैं, और आपकी अगर मुहर भी इसमें लग जाए कि डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे हैं कि हाँ इन बातों में कोई तथ्य है, तो उसका सेवन लोग शुरू करें। अच्छा, खासकर दो चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, फिर मैं ये सिद्धू वाला जो रेमेडी थी उसको यहाँ पे रोक दूंगी। पहला तो नीम के पत्ते और दूसरा काढ़ा। ये खासकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड के टाइम में हम सब ने काढ़ा पिया। अब वो हमें असर कर रहा है नहीं कर रहा है, पैकेट वाला हम लेकर के आ गए, उसको गर्म पानी खौलते पानी में डाल लिया या घर पे बना लिया, तुलसी और काली मिर्च लौंग डाल करके, वो एक अलग बात है। लेकिन काढ़ा सबने पिया और बड़ा ट्रस्ट है हम लोगों का काढ़े के ऊपर अब कोविड के बाद से। तो नीम की पत्ती और काढ़ा। कोविड का उदाहरण आपने सही चुना है, उसी से चलते हैं। जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे थे कोविड में, 10% लोगों को लक्षण आ रहे थे, उस 10% के 10% लोगों की मौत हो रही थी। हाँ, ठीक, यही आंकड़ा है। तो काढ़ा पी के 90% लोग तो अपने आप बच रहे थे, तो मेजॉरिटी तो अपने आप बच रहे थे। काली मिर्च, दालचीनी, इन सब में कुछ में गुण है मतलब इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट भी है। काढ़ा के प्रमोटर ने उस समय ये नहीं बताया कि अमाउंट कितना लेना है, तो दालचीनी ज़्यादा लेके लोग लीवर फेलियर लेके आए थे, काली मिर्च ज़्यादा लेके गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में जिसको अल्सर हो जाना कहते हैं, उसको लेके आए थे। तो ये सच है कि भारतीय परंपरा में जितनी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं से औषधीय गुण है उसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आयुर्वेद के चिकित्सक वैद्य के पास, जो डिग्रीधारी वैद्य है, झोला छाप नहीं, उसके पास जाएं, अपने प्रकृति दोष इसका अवलोकन करवाएं। आपकी संप्राप्ति एक कुंडली जैसी चीज़ बन जाएगी कि आपको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, और कितनी मात्रा में लें, कब लें। ऋतु के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, किस ऋतु में क्या ले सकते हैं, किस ऋतु में, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर दे दें, ये सारी चीज़ें अच्छी है, गुणकारी हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला ना करा के एक बार वैद्य से अपनी संप्राप्ति बना के तभी इसका सेवन करें। अब आपने ये आयुर्वेद की चर्चा और कुंडली वाली बात जब कर ही दी है, तो मैं वो चीज़ वापस से छेड़ दूं जो बीच में आपने कहा था कि हम कैंसर को मैनिफेस्ट करते हैं। ये एक लाइन मैंने सुनी थी अभी आपकी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पहली चीज़ तो मेरा सवाल ये कि मैनिफेस्ट तो हम हमेशा अच्छी चीज़ करते हैं ना, बुरा तो कौन ही करता है। दूसरी बात, बैठे बैठे ये कौन ही सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाए, मुझे क्या मतलब मैनिफेस्ट का मतलब तो आप बार बार उस चीज़ का ध्यान कर रहे हो या सोच रहे हो उसके बारे में, तो ऐसा कहाँ होता है? कैंसर इज ए मैनिफेस्टेशन नॉट ए डिजीज, ये मेरा स्टेटमेंट है। मतलब ये है कि समस्या कहीं और हुई, उसका मैनिफेस्टेशन कैंसर के रूप में निकल के आया, एक बात ये है। दूसरी बात कि जो लोग डिप्रेस्ड, एंक्सस, हाइपोकॉन्ड्रियक, मतलब बार बार उनको लगता है मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, एडिक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट एडिक्ट से मतलब है सिगरेट, शराब, अल्कोहल, कोई भी दवाइयाँ, गांजा, चरस, इस टाइप, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंसर का कारक हुआ। दूसरा, जो लोग ऐसे होते हैं एंग्जाइटी, जेलस, इस तरह का नेचर, उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव रेडिकल, फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल जिसको कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये जनरेट होता है। ये DNA को डैमेज करता है और हमारे सेल को एबनॉर्मल, जो मैंने कहा था, कोशिकाओं को प्रताड़ना मिलती है, तो बार बार प्रताड़ना मिलती है, आप कोई भी व्यसन नहीं कर रहे हैं, फिर कैंसर क्यों हुआ? तभी हमने कहते सुना है कि उसने तो कभी कोई बुरी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो दारू और सिगरेट भी नहीं पीता या पीती, मतलब महिलाओं की भी अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी वजह है, जिसमें एक वजह है आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कॉन्टिन्यूस परसिस्टेंट। देखिए एंग्जाइटी तो सबको होगी, अगर कहा जाए इंसान है और दिमाग है तो एंग्जाइटी होगी, लेकिन वो एंग्जाइटी अगर परसिस्टेंट हो, स्ट्रेस परसिस्टेंट हो,
तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होगा जो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर का कारण बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसे लोगों का फूड हैबिट बहुत ख़राब होता है। अच्छा। हाँ, मतलब एबनॉर्मल टाइम पे खाना, रात को नींद नहीं आना, सर्कैडियन रिदम गड़बड़ है। नर्सेज स्टडी हुई यूके में जिसमें देखा गया जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, रात में जगी रहती है नर्सेज, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा हुआ। बाद में उस स्टडी को लंबा किया गया, नर्सेज के अलावा लोगों को रिक्रूट किया गया, फिर मेल्स को रिक्रूट किया गया। देखा गया कि मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, जो भी सर्कैडियन रिदम, मतलब सूरज जगने पे हमें जगना चाहिए, सूरज के अस्त होने के बाद सोना चाहिए, इसको वायलेट करते हैं, मतलब पूरी रात जगते हैं। और तो ब्रेन का बायोलॉजिकल क्लॉक, एक पिनियल ग्लैंड है, वहाँ पे क्लॉक है, घड़ी है, जो हमें चाहती है घड़ी कि सुबह सूर्योदय के समय जग जाओ, सूर्यास्त के आसपास सो जाओ। वो गड़बड़ हुआ, जिसके कारण न्यूरो हार्मोनल, मतलब ब्रेन से नसें आने वाली, हार्मोनल मतलब हार्मोन सिस्टम गड़बड़ हुआ और कैंसर कराया। तो इस हिसाब से तो पुलिस, मीडिया कर्मी भी रात में जागते हैं, नर्सेज, डॉक्टर, इस पेशे वाले जितने हैं वो लोग हो गए, कॉल सेंटर में काम करने वाले, क्योंकि इन्हें भी रात में जागना पड़ता है। तो ये तो कुछ पेशा ही ऐसा हो गया जिन्हें खास ख्याल रखना है। इन्हीं में नर्सेज स्टडी की गई थी। लेकिन अब ये है कि ऐसे जो रात में जग रहे हैं उनके लाइफस्टाइल को देखिए, जहाँ रह रहे हैं वहीं पे प्रोसेस्ड फूड मंगा के खाएंगे और टाइम पे खाना खाएंगे। हाँ। आजकल ऐप बेस्ड फूड जो आ रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर में पैक होके गर्म खाना आया, हाँ। बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स और लीच किया केमिकल आपके खाने में गया, आप खाना खाए। हाँ। अब चलिए कॉल आ गई, आप उठ के चले गए, खाने को रख दो, दोबारा माइक्रोवेव में गर्म कर दो, हाँ। फिर गर्म हुआ और केमिकल लीच हुआ। तो अब ये तो मैं नहीं कहूँगा अपना पेशा बदल लो। अगर इस तरह का रिस्क है तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाओ। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे उसका मैं बताऊंगा आगे। हाँ। एक्सरसाइज, गुड फूड, मेंटल स्टफ अपना ठीक करो, इसको करो ताकि अगर कुछ एबनॉर्मलिटी भी हो तो बॉडी डिफेंस सिस्टम से फाइट करके उससे हट जाए। हाँ, लेकिन ये जो हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं और प्लास्टिक के कंटेनर में ही करते हैं, वो जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू खाना आता है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक जो आती है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, हम स्पेशली खरीद के ही उसको लेके बर्तन आते हैं बाजार से, वो भी कैंसर पैदा करता है। प्लास्टिक में 3200 केमिकल हैं, 3200 केमिकल्स। 1300 केमिकल को कहा गया केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब इसमें कुछ तो है। सिर्फ 40 केमिकल की फुल स्टडी होके आई है। वो जो प्लास्टिक फ्री क्या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक हाँ। बोल रहे हैं, हाँ। उसमें क्या 1300 केमिकल की स्टडी हुई? जब प्लास्टिक आया था तो पता था कि इसमें बिस्फेनॉल ए है, ये तो बाद में स्टडी में पता चला। सिमिलरली अगर प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, अभी नहीं पता है, आने वाले समय में पता चलेगा। बीपीए फ्री प्लास्टिक, पानी बॉटल, बिल्कुल, क्योंकि बीपीए के बाद बिस्फेनॉल ए के बारे में पता चल गया, इसलिए आप कह रहे हैं उसको। ओके। जिस केमिकल का आपको पता ही नहीं है अभी तक, उसके बारे में कहाँ आपने टेस्ट किया? माइक्रोवेव का रिसर्च अभी फाइनल रिपोर्ट आना है, लेकिन माइक्रोवेव का अत्यधिक इस्तेमाल से देख रहे हैं कैंसर बढ़ने का ट्रेंड है। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जितना कम हो सके माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें, फ्लेम कुकिंग करें, फ्लेम पे गर्म करें। माइक्रोवेव का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डर जाना है, लेकिन उसको इनर्ट जैसे कांच के बर्तन में उसमें गर्म करें, ना कि किसी भी फॉर्म बीपीए फ्री या किसी भी प्लास्टिक को गर्म करें। ये 2-3 बदलाव की जरूरत है। माइक्रोवेव तो मुझे लगता है आया ही जब से है, तो उसका असल यूज हो रहा है खाना गर्म करने के लिए ही। पहले तो गैस पे धीमी आंच पे रख के और खाना मम्मी गर्म करती थी, लेकिन अब माइक्रोवेव का यूज हर ऑफिस पे माइक्रोवेव रखा हुआ है कि लंच के समय हम जाते हैं और खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। इसी के साथ एक चीज और, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आपका उसको कहते हैं बटर पेपर, नॉन स्टिक नॉन ग्रीजी पेपर, जिस पे आपका पिज्ज़ा कवर होके आता है। हाँ। इन सब में इसको कैसे रेजिस्टेंट बनाया गया? ग्रीज फ्री हो, पीफैस कोटिंग की गई, पीफैस लीच करके उसमें जाएगा। अच्छा। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी इटसेल्फ, एल्युमिनियम का बर्तन ये इस्तेमाल होता था पहले, आपको याद होगा, गर्म करने में। स्लो पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक है, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन कराता है। बटर पेपर जो आप फॉइल की जगह रैप करने लगे हैं आजकल, हाँ। वो गर्म खाने में लीच होता है उससे केमिकल। हमें तो यही पता है कि अब एल्यूमिनियम फॉइल पहले आदत लगाई गई, फिर कहा गया कि जी अब इसको छोड़ दो, और फिर कहा गया कि अब ये पेपर यूज करो, ये तो अच्छा है। बाजारवाद के सिस्टम को समझना चाहिए।
जब सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल और घी फैशन में था, दोनों को बदनाम किया गया, विलेन डिक्लेयर किया गया। हाँ। क्योंकि रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करना था। हाइड्रोजनेटेड ऑयल हर समय इन्फ्लेमेशन कराएगा शरीर के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। लॉन्च कर दिया गया। अब तब तक ऑर्गेनिक का कल्चर आया, तो ऑर्गेनिक के नाम पे फिर उसको रिफाइंड को पीछे छोड़ा जा रहा है, ऑर्गेनिक को मार्केट लाना है। एल्युमिनियम फॉयल पहले बेच दिया, जब उस पर चर्चा हुई तो बटर पेपर लाना है। मैं वाकई बता रही हूँ आपको डॉक्टर, मैं आज भी यही सोच रही हूँ कि मैं बटर पेपर चूंकि यूज़ कर रही हूँ, तो अब तो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ, अखबार वाला कागज़ यूज़ करना नहीं, क्योंकि वो इंक्ड है। तो लेकिन मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि मैं अब एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर नहीं आप रही हूँ। बताएं कि कागज का ग्लास, हाँ। बटर पेपर, जिस पे गर्म चीज़ें रख रहे हैं, आप नॉर्मल प्योर पेपर पे रख के आप देखें, उसमें क्या पानी टिकेगा? गर्म पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। नहीं। उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक की फिल्म कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग होती है, PFAS कोटिंग होती है, जो नॉन ग्रीजी नॉन स्टिकी सब्सटेंस होता है, और ये कैंसर का कारक है। इसको कहा है फॉर एवर केमिकल, कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व। एक बार शरीर में आ गया तो निकलेगा नहीं, एक बार वातावरण में चला गया तो खत्म नहीं होगा। 1200 साल लगते हैं इसको डिग्रेड होने में। अमेरिका अभी रिसर्च करके, इन्वायरमेंटल एजेंसी ने ये कहा कि वाटर प्रूफ बैंडेड जो है ये मार्केट से हटाओ, इसमें PFAS है। क्योंकि उसने वातावरण से वाटर प्रूफ बैंडेड निकाला, देखा इसमें PFAS लीच हो रहा है, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका इसलिए कर पाया कि नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई उन्होंने हटा दिया। हमारे यहाँ अभी भी फैशन में है। तो जब हम नॉन स्टिक तवा में खाना बना रहे हैं, खास करके इंडियन कुकिंग, खुरेज खुरेज के उस टेफ्लॉन कोटिंग को आप पेट के अंदर ले रहे हैं, तो आप क्या बैंडेड की चिंता करेंगे? जागरूकता हम भारतीयों की उस लेवल पे करनी है। हमने खुद अपने लोहे के तवे को छोड़ा और हम नॉन स्टिक लेके आए। कढ़ाई हमने अपनी छोड़ी लोहे की और हम नॉन स्टिक लेके आए। तो इस पे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। B2B, वो छोड़ रहे हैं, हम अपना रहे हैं। B2B, मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर खेती जहाँ मैं करता हूँ, उस फार्म का नाम मैंने रखा हो B2B, बैक टू बेसिक्स। कि मैं नेचुरल तरीके से फार्मिंग करता हूँ, ऑर्गेनिक भी मैं उसको नहीं करता हूँ, नेचुरल तरीके से जितनी ग्रोथ होनी उतनी हो। अभी संतरे आ रहे हैं, मैं पेड़ से तोड़ के संतरे खाता हूँ, बड़ा मजा आता है। मार्केट संतरे में नहीं है स्वाद। बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा इंसान को। लोहे की कढ़ाई, पीतल की प्लेट खाने की, मिट्टी का घड़ा पानी पीने के लिए, मिट्टी के पतीले में दूध गर्म कर लो। अब आप सोच रहे होंगे हम सोसाइटी में रहते हैं, कैसे होगा? नहीं, वो मैं बाद में आऊंगी। मतलब फ्रिज नहीं यूज करना है। फ्रिज की बात नहीं कर रहा। घड़े में आपने कहा पानी। लेकिन हाँ, मैं तो पता नहीं कितने सालों से फ्रिज का पानी नहीं पिया, मैं तो घड़े का पानी पीता हूँ। अच्छा। मैं स्वस्थ हूँ। नहीं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं पीतल के बर्तन रख नहीं सकती खाने के लिए। मेरे लिए तो स्टील के बर्तन ज़्यादा सस्ते हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टील का बर्तन कौन इस्तेमाल कर रहा है? आजकल तो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन पीतल तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना। बिल्कुल, तो पीतल और स्टील में तो स्टील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। रिलेटिवली इनर्ट है, रिलेटिवली इनर्ट है। हाँ। पीतल भी रिलेटिवली इनर्ट है। कहने का मतलब मैं प्लास्टिक अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। कोई भी रिलेटिवली इनर्ट मेटल पे आप आ जाएं, बेहतर है आपके लिए। एल्युमिनियम ना इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम लीच करता है। कांच के बर्तन कर सकते हैं। कांच के बर्तन हैंडल करना थोड़ा इतनी डिफिकल्ट। किचन की बात हो ही रही है डॉक्टर, तो किचन के जो फूड हैं, जो खाना हम बना रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी आप बताएं। और उस पे भी आने के पहले मैं वापस से अपने व्यूअर के लिए पूछना चाहूँगी कि हमने जितनी भी अभी तक चर्चा की है, वो चाहे प्रोसेस्ड फूड है, घर का एल्यूमिनियम फॉयल या बर्तन या आयुर्वेद, इन सब से जो कमियां आपने बताई हैं, उनसे कैंसर भी हो रहा है, बाकी रोग भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ये जो रास्ता है, शुरुआत आपके पॉडकास्ट से उससे हुई थी, सफ़र और यात्रा की। रास्ता एक ही है, मंजिल अलग अलग है। किसी की छोटी मंजिल होगी तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, उससे आगे की मंजिल हार्ट अटैक, उससे आगे की मंजिल डायबिटीज, उससे आगे की मंजिल कैंसर। ये रास्ते और सफ़र से एक और सवाल मेरा है, वो लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। आप मुझे किचन का लेकिन बताएं। बिल्कुल। कि कैसा खाना है। अब इसको फूड को ब्राज़ील का क्लासिफिकेशन है, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा NOVA, प्रोसेसिंग ऑफ फूड 1 2 3 4। 3 4 को प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। भारतीयों के लिए, साधारण के लिए मैं एक परिभाषा देता हूँ। 3 तरह की रसोई है। भगवान की रसोई, जिसको आप प्रकृति ने जैसे जो उपजा के दिया, आप एज इट इज खा सकते हैं। फल फूल सब्जियाँ आपको स्वस्थ रखेगी, अनलेस कि उसको बहुत ज़्यादा कीटनाशक और इसका प्रयोग न कर दिया हो। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय रसोई,
उसमें बनने वाला खाना इंसान की रसोई है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जैसे अपने रसोई का पूछा कि हमारी रसोई कैसी होनी चाहिए। और तीसरा है शैतान की रसोई। जितने पैक्ड, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रंग बिरंगे हरे नीले डब्बे में, हरे नीले पैकेट में आ रहे हैं, वो शैतान की रसोई है, आपको बीमार करेगी। पी फॉर प्रोसेस्ड, पी फॉर पॉइजन। अब चलिए बीच वाले पे आते हैं, इंसान की रसोई। हाँ। डुएबल, करने योग्य। पॉडकास्ट को इसको सुनने के बाद पॉज करें, किचन में जाएं, जो मैं कहता हूँ उस सीक्वेंस में देखना चालू करें। फ्रिज खोलें, खाना प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ है, ये करना शुरू करना है आपको, जैसा डॉक्टर अंजुमन बता रहे हैं। हाँ। पानी की बोतल प्लास्टिक की फ्रिज में आपकी है, कोई चीज़ जो बच रही है उसको बटर पेपर में रैप करके आपने रखा हुआ है। चलिए अंदर। अब प्लेटें आपकी प्लास्टिक की है, चम्मच डिस्पोजेबल्स आपने रखे हैं, चीनी मिलाने के लिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ है। हाँ। ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो टेम्परली आपने प्लास्टिक का कप या पेपर कप, सो कॉल्ड बहुत फैंसी कप, बहुत रिच हैं तो बहुत फैंसी कप आपने पेपर का रखा हुआ है। हाँ। उसके अंदर जरा पिघला के देखें या आग लगा के देखें, आपको समझ में आएगा प्लास्टिक कैसे पिघल के निकलने लगा माइक्रोप्लास्टिक से। उसके बाद चलें बड़े अच्छे किचन की बात मैं करता हूँ। मॉड्यूलर किचन है, जब अब उसके व्हील्स को घुमाते हुए खोल रहे होंगे तो आपको उसमें जितने नॉन स्टिक के बर्तन दिख रहे हैं, जरा एक चाकू लें, खुरेश के देखें। हाँ। उसको जिस भी केमिकल में डालना है, फॉर एग्जांपल एसिड या जिसमें डालना है, डाल के छोड़ दीजिए। हाँ। 2 साल बाद खोल के देखिए क्या वो गला। अगर नहीं गला तो आपके पेट में जो गया कैसे गल जाएगा, एब्जॉर्ब होके आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में घूम रहा है और बीमारी का कारण बन रहा है। आटे पे नज़र डालिए, किसी पैक्ड कंपनी का आटा आप ले आए हैं, प्लास्टिक में आ रहा है। मैं जो गेहूं देता हूं आपको उसका जरा आटा पिसवाएं, 20 दिन बाद अगर कीड़ा न लग जाए उस आटे में तो बताइएगा। हाँ। कीड़े से आप इतनी नफरत कर रहे हैं। कीड़ा एक्चुअली मार्कर है, लिटमस पेपर है, वो वही चीज खाएगा जो जिसमें वो मर ना सके। तो जो प्योर गेहूं उपजाया हुआ, जीएमओ नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट नहीं है, जिसमें कीटनाशक नहीं डाला, फर्टिलाइजर नहीं डाला, उसका आटा खराब होगा। तो मैं चक्की छोटी चक्की है मेरे घर में, उससे उतना ही गेहूं पिसवाता हूँ जितना 3-4 दिन में खत्म हो जाए, फिर पीस लेंगे। तो आपका आटा क्यों 2 महीने से पड़ा हुआ है? 2 महीने पहले कितने दिन से वो हाइपरमार्केट के अलमीरा में था? हाँ। उसके कितने दिन पहले फैक्ट्री से आया? तो क्या आपके पास ऐसे पहुंच गया? जो कीड़ा भी नहीं खा रहा है उसे हम खा रहे हैं। हम खा रहे हैं। मसाले का जरा जिक्र कर लें, बड़े सो कॉल्ड हाईफाई कंपनी हमने देखा, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान में कितना चला मसालों पे। ईटीओ गैस, दिस गैस, दैट, आप खाए जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट्स कभी गड़ी, जिसको बोलते हैं गिरी, अखरोट की गिरी तोड़ें और उसको खोल के रख दें, देखिए कुछ दिनों में स्वाद बदल जाएगा। लेकिन अखरोट जो पैकेट में लेके आए वो तो आपका स्टोर्ड है। देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट हैज डन टू योर फूड। कोई बताने को तैयार नहीं है आपके साथ। आप मजे में कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऑर्गेनिक है, लेबलिंग है, दिस है, दैट, एफएसएसआई को चिंता नहीं है आपकी। पर इंसानों की रसोई फिर बची कहाँ रह गई? है ही नहीं। बस या तो देवता वाली रसोई है जो आपने बताया, या शैतान वाली है। इंसान वाली तो गायब। तो अब इसी को आज दर्शक अपने रसोई की सफाई चालू कर दें। जितनी चीज़ें मैंने बताई उठा के फेंकें। बैक टू बेसिक्स। सेकेंड फॉर्मूला, मिनिमलिज्म। आपकी ज़रूरतें कितनी हैं? इंसान की ज़रूरतें कितनी कम है, ज़रा सोचिएगा ध्यान से। मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद। बाकी के मेहनत और मुशक्क़त दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत सीमित, ज़िंदगी बहुत कम है। तो आप अपनी ज़रूरतों को तय करें। हाँ। कितना महीने का चावल, महीने का गेहूं या आटा कितना, दलहन की सारा। 10 फैमिली आप जुड़े। उसके बाद आसपास ट्रेवलिंग डिस्टेंस घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी गांव है वहाँ जाएं, किसान से चर्चा करें कि इतने बीघे का खेत हम 10 फैमिली के लिए आप खेती करें, इसमें फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड ना डालें, इसमें फसल ज़्यादा हो कम हो हम आपको पैसे पूरे देंगे। हाँ। आप वहाँ से प्रोक्योर करें, घर लाएं, छोटी सी चक्की, गेहूं घर में पिस गया, चावल सिर्फ हस्क हटा के, जो एक्चुअल ब्राउन राइस है वो आपको मिल गया। सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल निकलवाइए, आपका इस्तेमाल हो गया। किसान के पास गाय भैंस जो भी है उससे घी मिल जाएगा आपको। दलहन किसान आपके लिए कर देगा। सब्जियां आसपास कहीं उपजा लीजिए।
इतनी ज़रूरत है। अब आप सोच रहे हैं कि ऑफिस करें कि इधर जाएं, अनडूएबल बता रहे हैं, आइडियलिस्टिक बता रहे हैं, लेकिन डूएबल नहीं है। 10 फैमिली मैंने कही है, 10 फैमिली कभी जो कोई चला गया, कभी कोई चला एग्जैक्टली गया। हाँ, महीने में शायद आपका टर्न आए ना आए। एक फैमिली इस बार गई, आपका 10 महीने बाद नंबर आने वो तो वाला। पिकनिक बनाने भी वहां पे जा सकते हैं। पिकनिक बनाने जा हाँ। सकते हैं। सेहत चाहिए तो फिर इतना तो करना होगा। भाई अपने लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? या दूसरा तरीका है, जितना समय बचा के आप चाह रहे हैं मैं थोड़ा और कमा लूं, वो पैसा आपका वेंटिलेटर पे खर्च होने वाला है, कॉर्पोरेट अस्पताल में। तो थोड़ा इसी को कर लीजिए एंजॉय। गांव जाइए, गांव से सामान लेके आइए, पिकनिक करके आइए, बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। हाँ। अच्छा खाना भी मिलेगा आपको। अब देखिए, हमने किचन की भी बात कर ली है, बाहर जो मिलने वाला खाना है, मतलब हमने इंसानी किचन, शैतानी किचन और दैवी किचन सबकी बात कर ली है। अब अगर मैं वापस रोग के ऊपर आऊँ, ट्रीटमेंट के ऊपर आऊँ, खर्च के ऊपर आऊँ, तो हम उस पार्ट पे भी एक बार बात कर लें। मैंने हमेशा ये सोचा है, शायद मेरे साथ साथ मेरे व्यूवर्स भी सोचते होंगे, कि जब हम देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को कोई रोग हो गया है तो वो ठीक हो जाता है और वो हीरो बन के हमारे सामने आता है और उदाहरण दिया जाता है कि भाई वो ठीक हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो। हम युवराज सिंह की बात कर लें, सोनाली बेंद्रे की बात कर लें, मनीषा कोइराला की बात कर लें, हाल फिलहाल में जिन लोगों को अभी कोविड कैंसर है उनकी हम बात कर लें, तो वो हमेशा ठीक हो जाते हैं। एक आम आदमी और एक आम फैमिली में जब कैंसर आता है तो उनकी ज़मीन बिक जाती है, जायदाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन कैंसर ख़त्म नहीं होता। मैंने अपने सामने देखा है बहुत से लोगों को कैंसर से जाते हुए। ऐसा क्यों होता है? पैसे वालों का ही कैंसर ठीक होगा? तो इसमें उनकी भी बात कर लें। पहले तो इनकी बात कर ली आपने, इरफान खान की कैंसर से मौत हुई, विनोद खन्ना की कैंसर से मौत हुई, अनगिनत लिस्ट है। सेलिब्रिटी एक भी हो तो चर्चा का विषय, लेकिन लाखों कैंसर के मरीज ठीक हुए, चर्चा का विषय नहीं बनेगा। अच्छा। कैंसर क्यूरेबल है। कई लोगों को ये लगता है सेलिब्रिटी फिर इलाज कराने बाहर क्यों जाते हैं? मीडिया वालों से बचने के लिए। अच्छा। अब उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। हाँ। अब मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, माइक लगा देंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं, वॉमिटिंग कितनी बार होती है, तो चले गए। एक दूसरा, इन जनरल ह्यूमन इंडियन मानसिकता है कि जहां गोरे लोग रहते हैं वहां सब कुछ अच्छा है। हाँ, ट्रू। तो ज़्यादा खर्च होगा तो इलाज अच्छा होगा, ये बिल्कुल अवधारणा है। अमेरिका और इंडिया के कैंसर सर्जरी को कंपेयर करें अगर, तो इंडिया कैंसर सर्जरी में अमेरिका से कई गुना आगे पहुंच चुका है। हम पीछे हैं रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसका कारण है अमेरिका का जीडीपी कितना हाई है। हाँ। उस जीडीपी का 16% अमेरिका खर्च करता है हेल्थ पे। हमारे जीडीपी अमेरिका से कितना लो है, उसका सिर्फ उस जीडीपी का 1.9% हम खर्च करते हैं हेल्थ पे। उस 1.9% का 1.2%, 1.9% का 1.2% हम खर्च करते हैं मेडिकल रिसर्च पे, और सिर्फ 0.6% खर्च करते हैं रोकथाम पे, बीमारियों की रोकथाम पे। हम इस पे पीछे हैं। इसलिए इसको समझ के लोग जाते हैं वहाँ इलाज कराने, खर्चे बेबुनियाद करते हैं। अगर बीइंग ए लेकिन इंडिया डॉक्टर, में भी कैंसर का खर्च कौन सा सस्ता है? आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर इंडिया में 1 लाख रुपए है तो अमेरिका में 60 लाख रुपए है, इतना का अंतर है। नहीं, पर वो तो डॉलर और इंडिया के करेंसी के चलते उनके लिए भी महंगा है, अमेरिकन के लिए भी महंगा है। ओके। अमेरिकन हेल्थ केयर को अगर मैं निष्पक्ष बोलूं तो हम लोग कहते हैं ब्रोकन हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री, अमेरिका वर्ल्ड। हाँ, अच्छा। ऑफ द वर्ल्ड। ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम है, कोई रेगुलेशन नहीं है वहाँ। बिजनेस लॉ भी बिल्कुल मेडिकल के सिस्टम को अपने चंगुल में रखा हुआ है। इंडिया में ऐसा नहीं है? इंडिया में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कॉर्पोरेट हेल्थ केयर जब से इन किया है तब से फार्मा लॉबी और कॉर्पोरेट हाउसेज ये कंट्रोल करने लगे हेल्थ केयर सिस्टम को। ये सच है, अमेरिका के लाइन पे हम जा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है, अमेरिका रोकथाम पे, प्रिवेंशन पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, पोल्यूशन पे अच्छा खासा काम करता है, जो हम नहीं करते हैं। और अगर हमारा कंट्रोल बिजनेस लॉबी ने ले लिया हेल्थ केयर का, हाँ। तो आप सोचिए क्या दुर्दशा होगी। अभी भी जिसके पैसे नहीं हो, इलाज क्यों महंगा, प्राइवेट की बात कर रहे हैं इसलिए तो महंगे की बात हो रही है। सरकारी में इलाज क्यों नहीं उपलब्ध है? जब मैं एमबीबीएस का छात्र था तो जिसका इलाज कहीं नहीं होता उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता था। आज क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में इलाज कर रहे हैं? या इतनी दुरुस्त व्यवस्था क्यों नहीं है? प्राइवेट
बेतरतीब क्यों पनप रहा है, उस पर अंकुश लगाएं, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। और जिस देश में प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था, निजी स्कूल और पुलिस चौकियां बढ़ने लगे, वो देश विफल है। मतलब आपने प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे बात थी कि सरकारी व्यवस्थाएं आपके दुरुस्त नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। इस पे हमें काम करना चाहिए, तब जाके हम इतने कम बजट एलोकेशन टू हेल्थ इससे अपने कंट्री के लोगों को ठीक रख सकेंगे। अभी क्या होता है, अगर कोई टियर 2 टियर 3 सिटी का कोई शख्स है जो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उसको कैंसर है, तो आगे कितना खर्च आता है? मतलब वो टियर 2 टियर 3 सिटी का है तो क्या उसको कहा जाएगा आप मेट्रो सिटी में जाइए? क्या वहाँ पे एडमिट होना पड़ता है? क्या कीमोथेरेपी अगर 5 या 6 किसी ने लिए तो वो लाखों तक जाएगा खर्च? देखिए, प्राइवेट में ही खर्च की बात करें हम। हाँ। सबसे पहले 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो भारत में बहुत समय से कह रहा हूँ हो जाना चाहिए। कैंसर का मरीज कहीं डिटेक्ट या डायग्नोज हो, उसका आधार कार्ड या इस तरह के यूनिक आईडी से उसको लिंक किया जाए, जिसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग हो। हमें रिसर्च में सुविधा मिले कि किस स्टेट में किस तरीके का कैंसर कॉमन है और उसकी व्यवस्था कैसे करें। किस स्टेट में किस तरह का कैंसर कॉमन है? वेरिएबल है। जैसे नॉर्थ, किस स्टेट में किस तरह का कैंसर को, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, स्टेट, चलिए इसी को बताते हैं पहले। हाँ। उत्तरी भारत में हेड एंड नेक कैंसर, मुंह का गले का कैंसर ज़्यादा कॉमन है। मेट्रो सिटी में महिलाओं में स्तन कैंसर ज़्यादा कॉमन है। नॉन मेट्रो सिटी में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कॉमन है। साउथ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में पैंक्रियाज और स्टमक का कैंसर कॉमन है। ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे जम्मू कश्मीर में लोग नून चाय पीते हैं, नमक की चाय पीते हैं, स्मोक्ड फूड खाते हैं, हाँ। इसके कारण स्टमक कैंसर कॉमन है। साउथ इंडिया में पाम ऑयल में कॉन्टामिनेशन कारण पैंक्रियाज का कैंसर कॉमन है। उत्तरी भारत में खास करके गंगा के बेल्ट, गंगा की तराई में, हाँ। महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन और गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी कॉमन है। ये इसलिए कॉमन है कि गंगा जहाँ से सिंचाई की व्यवस्था करती जा रही है, उसमें हैवी मेटल्स इंडस्ट्री वाले डालते हैं। कानपुर से डाउन जब गंगा इन करती है, हाँ। वाराणसी होते, बिहार होते, 24 परगना, वेस्ट बंगाल, हाँ। वहाँ तक जो बेल्ट है गॉल ब्लैडर कैंसर का बेल्ट है। उसको बेल्ट हम कहते हैं। ओह गॉड। क्योंकि कैडमियम मरकरी वहाँ के पानी में ज़्यादा है, यही सिंचाई में जाता है, यही खाना में जाता है। और महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती है गॉल ब्लैडर कैंसर के पुरुषों के कंपैरिजन। पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी एग्जैक्ट हमें डायरेक्टिव मिल जाए, कौन से स्टेट में क्या कॉमन है, ताकि हम प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे उस तरह से चर्चा कर सकें। ये आपकी रिसर्च है? पब्लिश रिसर्च है, सबको पता है। ओके। सबको पता है। हाँ। लेकिन सब लोग इसमें उलझे हुए हैं कि मैं ही महान हूं। कोई इसमें नहीं उलझा है कि कुछ कंट्रीब्यूट करो, मिलो जुलो लोग और इसका सॉल्यूशन दे दो। हाँ। तो ये स्टेट की बात हो गई। तो मैंने पहले बात कही कि यूनिक आईडी से कैंसर को लिंक करें, कि अगर छोटे स्टेट में, मान लीजिए प्रयागराज के पास किसी गांव में एक कैंसर प्रयागराज पहुंचा, उसको यूनिक आईडी से आपने लिंक कर दिया। अभी मरीज दिल्ली कभी नहीं पहुंचा, बड़े अस्पताल में, कैंसर के अस्पताल में पहुंचता, तब आईसीएमआर को रिपोर्ट मिलती कि ये कैंसर का केस आया है। अंडर रिपोर्टिंग हो गई। यूनिक आईडी से एक बार लिंक हो तो हमारे पास करेक्ट रिपोर्टिंग हो, पहला काम। दूसरा काम, कैंसर के इलाज की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। कैंसर के इलाज के लिए क्या जरूरी, दिल्ली आए, मुंबई जाएं, कीमोथेरेपी, कॉमन सर्जरीज, रेडियोथेरेपी किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे की जा सकती है। जो उससे बड़ी सर्जरी, उससे बड़ी कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल कॉलेज स्तर पे किया जा सकता है। इस व्यवस्था को बिल्कुल किया जा सकता है। मैं सच में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जिसमें अनडूएबल, या मैं कहूंगा कि इतने $1 बिलियन मुझे दो तभी मैं कर पाऊंगा। इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में ये सिस्टम हो सकता है। मतलब अब तो सुन के लग रहा है बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड किया गया है या है, आई डोंट नो। कॉम्प्लिकेटेड देखिए क्यों किया गया। पॉलिटिशियंस तो उम्मीद आप मत कीजिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो नीति निर्धारक हैं ब्यूरोक्रेट। अब ब्यूरोक्रेट इतिहास के पन्ने पलट के आईएएस बन गया, उसको मेडिकल की जानकारी नहीं थी। हाँ। उसको दे दिया गया। एक आईएएस के पास 86 पोर्टफोलियो, 86 पोर्टफोलियो होता है। जो पायलट होता है, जो प्लेन उड़ाता है, 2 पायलट क्यों रखा जाता है मालूम है? एट ए टाइम एक ह्यूमन माइंड 6 पोर्टफोलियो पे काम कर सकता है। हाँ। ऑटो मोड पे जब जाता है फ्लाइट, हाँ। तो कोई पायलट नींद आ जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो 7वां एंड प्लस पोर्टफोलियो दूसरा पायलट
टेक ओवर कर लेता है। तो 86 पोर्टफोलियो कौन सी विलक्षण प्रतिभा लेके आईएएस ऑफिसर आया जिसको 86 पोर्टफोलियो देकर डीएम बनाते हो? हाँ। वही निर्धारण करता है। कोविड के टाइम भी आपने देखा था रेमडेसिविर किसको लगेगी, बैरिकेड कहाँ लगेगा, डिसीजन कौन कर रहा था? डीएम। और रेमडेसिविर से इनफैक्ट कितना नुकसान भी हुआ है, हर कोई भाग रहा था लेने के Exactly. लिए, और बाद में डॉक्टर्स ने कहा इसकी जरूरत तो नहीं स्वास्थ्य थी। की नीति बना रहा है आईएएस ऑफिसर, पास कर रहे हैं ये। तो आप कहेंगे डॉक्टर भी तो इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग हैं, वो डॉक्टर नहीं बचे, जो ऊंचे पोस्ट पे जाके बैठ गए हैं वो नेता हो चुके हैं। चाटुकारिता करके उनको पोस्ट मिली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत क्या हो। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन में होता है, जैसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस है, आईआरएस रेवेन्यू सर्विस है, आईएमएस होना चाहिए इंडियन मेडिकल सर्विसेज। हर डॉक्टर को उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। उसका डॉक्टर चॉइस पूछा जाए कि तुम क्लिनिकल काम मतलब मरीज देखने का काम करना चाहते हो या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में जो जाएगा वही ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ बने और वो नीति बनाए। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी आवाज़ पहुँचे, ऊपर तक पहुँचे और ये कदम उठाए जाएं। ऊपर तक पहुंचे ना पहुंचे, मैं तो उनको ऊपर नहीं मानता हूँ। वो तो याचक हैं, वो तो भीख मांगते हैं, हर 5 साल में भीख मांगने आते हैं। बात हमारी पहुंचनी चाहिए पब्लिक तक। पब्लिक जिस दिन समझ जाए कि एक्चुअल जरूरत ये है, तो सच में ये समाधान पे हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आंखों के सामने से ये दृश्य निकलता जा रहा है, हम चलचित्र की तरह देख रहे हैं, चित्र जो चल रहा है हम देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। अब मुझे एक बात आप और बताएं कि आज के पॉडकास्ट में आपने जितनी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताई हैं, अगर उसी नक्शे कदम पे हम चलें, जितना संभव हो सके कम से कम, तो रोग हमसे दूर रहेंगे। रोग आपसे नहीं दूर रहेगा, आपके परिवार से भी दूर रहेगा। ये सच बोल रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ। मैं साधारण भाषा में बोलता हूँ, इसलिए इसका मतलब नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च, एक एक रिसर्च बता ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स की तो भाषा हमारे सिर के ऊपर से निकलती है, उनका लिखा हुआ भी प्रिस्क्रिप्शन भी और जो वो बताते हैं वो भी। तो आपकी तो बहुत इजी लैंग्वेज है। आपके घर से, रसोई से और आपके यहाँ से एक फॉर्मूला देता हूँ, दर्शक आपके इस फॉर्मूले को काटें हाँ, और हर जगह डिस्प्ले में डाल दें कि हमें इतना करना ये है। कैंची लेके तैयार हो जाओ अब। हाँ, आपके जीवन में इस सब कुछ का सारांश उसी में आ जाएगा। फॉर्मूला है MMMS, 3MNS। क्या क्या आपको ध्यान देना है? फर्स्ट M मील, जो भी आप मुंह से लेते हैं उसको आज से जज करना चालू करें, ठीक है। खाने और पीने दोनों की चीज। तो क्या करना है आपको? रॉ खाएं, रियल खाएं। कोशिश करें कि जितना रॉ जो चीज़ें मैंने समझाई ये हो, और रियल मतलब प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड ना हो। ठीक है। रीजनल खाएं, सीजनल खाएं। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र की चीज़ खाएं। इंडोनेशिया की कीवी मंगा खा के आप स्मार्ट ना बने। हाँ, केमिकल डाल के ही आपके तक पहुंचाया जाएगा, अदरवाइज कीवी कैसे प्रिजर्व होगी? ठीक बात। सीजनल खाएं। जिस सीजन में, अमरूद का सीजन है अमरूद खा लें, पपीते का सीजन है पपीता खा लें। अभी जिस सब्जियों का सीजन है वही खाएं। किस लिए आपको स्मार्ट बनना है कि आप 600 रुपये किलो की सब्जी खरीद के स्टेटस सिंबल बना रहे हैं? आप स्वस्थ रहिए। होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ, एज इट इज। गेहूं, चावल, दलहन एज इट इज। बेवजह को उसको रिफाइन कराने के चक्कर में ना पड़े। रिफाइन मतलब नहीं खाएं कोई भी चीज़, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, कुछ नहीं। ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रियक न बने ऑर्गेनिक के चक्कर में। लेवलिंग और इनसे ऑर्गेनिक नहीं होती चीज़ें। जो तरीका मैंने बताया, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर, उसकी कोशिश आज से चालू करें आप। मील, जूस, एनर्जी ड्रिंक, मीठी चीज़ें पीने वाली हटा दे लाइफ से, जिसमें मीठी चाय भी है आपकी। मील। अब खाने को कैसे खाएं? ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे में सारा खाना आपका खत्म हो जाए। उदाहरण के तौर पे मैं अपना ही बता देता हूँ। मैं एक मील लेता हूँ सुबह 9 बजे, हाँ, मील प्रॉपर। दूसरा मील लेता हूँ 2 बजे, बीच में कुछ नहीं लेता हूँ, और 2 बजे के बाद भी कुछ नहीं लेता हूँ। अच्छा। भूख नहीं लगती है। पहले आपके दिमाग में ही सवाल, दर्शकों के दिमाग में ही सवाल हो रहा होगा, हाँ, क्योंकि इतने साल की आदत आपकी लगी हुई, इतने पुस्त की आदत लगी हुई है, शाम को खाना खाएंगे इसलिए आपको भूख लग रही थी।
नहीं 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 नहीं, मैं तो क्लियर करूंगी। हमें डॉक्टर ये कहते हैं, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे डॉक्टर ये कहते हैं कि आप हर थोड़े थोड़े 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहो। एक साथ बड़ा सा ज़्यादा सा खाने की ज़रूरत नहीं है। हर वो शुगर पेशेंट को डॉक्टर ये कहता है कि आप हर 1 घंटे 2 घंटे पे थोड़ा 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 कुछ कुछ खाते रहो, और आपको एक साथ पूरा खाने की जरूरत। तो हमें तो आदत पड़ गई है 2 घंटे में कुछ खाने की। वैसे डॉक्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा। मैं विज्ञान समझा देता हूँ, हाँ। आपको समझ में आ जाएगा। हाँ एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी मतलब क्या है? स्टमक से एसिड निकल रहा है। हाँ एसिड कब निकलता है? वेगल, गुस्टैटरी एंड गैस्ट्रिक, 3 फेज है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। वेगल, आपने सोचा खाना बहुत अच्छा था, एसिड निकल गया। ब्रेन ने सोचा, यहाँ से सिग्नल दिया स्टमक में, तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है। ब्रेन को ही नहीं पता है आने वाला है कि नहीं आने वाला है। वेगल। गुस्टैटरी, खाना आपने जीभ पे रखा, सेंसेशन स्टमक हो गया, एसिड निकालो। अच्छा, सिफेलिक फेज में एक और है, स्ट्रेस, तनाव आपका हुआ, एसिड निकलेगा। और तीसरा, जब खाना पेट के अंदर पहुंचा तो किस तरह का, इसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, उसके कारण एसिड निकलेगा। अब इमेजिन कीजिए, जब खाना या खाने की सोच एसिड निकाल रहा है, तो 2-2 घंटे पे खाएंगे तो एसिड ज़्यादा निकलेगा। सिर्फ न्यूट्रलाइज होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको एसिडिटी महसूस नहीं। एसिड हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, मतलब एसिड आप ज़्यादा निकालते रह रहे हैं। तो एसिडिटी की वजह क्या है? नंबर 1 फैटी लिवर, नंबर 2 स्ट्रेस, स्मोकिंग ओबियसली, अल्कोहल ओबियसली, यस, फ्रिक्वेंट मील एसिडिटी कराती है। लैक गणित ही ऑफ, बदल दिया पूरा। हाँ, मैं तो समझ। साइंस हाँ। बता रहा हूँ। एट द सेम टाइम शास्त्रार्थ के लिए, मेडिकल शास्त्रार्थ के लिए डिबेट के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जिनको आना है आइए, मैं रिसर्च खुला पेपर, चैलेंज है, कोई डॉक्टर भी अगर देख रहे हो तो आप आइए, कमेंट्स रिसर्च पेपर लेके बैठूंगा। हाँ। और ये सेम एडवाइस आप किसी शुगर पेशेंट के लिए भी करते हैं? डॉक्टर जैसन फंग कनाडा का नेफ्रोलॉजिस्ट है, जिसने हाँ। शुगर पेशेंट के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कॉइन किया था, जो अब लोग वजन कम करने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। 14 से उस शुगर पेशेंट के लिए कॉइन किया था इंटरमीडिएट फास्टिंग। ओह माय अब गॉड। शुगर पेशेंट का कंफ्यूजन आप समझिए क्या है। टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज तो इंसुलिन, ये है जेनेटिक प्रॉब्लम है, बचपन से जो बच्चे को है वो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने समझाया चोर और डाकू की कहानी। फैटी लिवर हुआ, अब जो आपने खाया उस ग्लूकोज को पंप करने की, पेट पे मोटापा जिसको हम कहते हैं विसरल फैट, लिवर मोटापा, फैटी लिवर, इसको पंप करने की जगह नहीं थी। उदाहरण के तौर पे ये रूम है, इस रूम में 10 टन की कैपेसिटी थी, आपने भर दिया, मतलब हमारा शरीर फुल ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फैट, भरा हुआ। अब आप खाना खा रहे हैं, बॉडी को जरूरत नहीं है एनर्जी की, तो इस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके इसी रूम में डालना है। तो जैसे कंप्यूटर में होता है जिप फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, इंसुलिन का काम है उसको कंप्रेस करना और 10 टन को आधे में कर देना और फिर इसको पंप करना। लेकिन पंप करने के लिए उसको ज़्यादा ताकत चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी हमारी रेजिस्टेंट हो गई इंसुलिन के लिए। इंसुलिन कब नहीं था, पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन दे रहा था, लेकिन अब पहले से 4 गुना इंसुलिन की जरूरत हो रही थी। डॉक्टर ने क्या किया, दवा दी, पैंक्रियाज और इंसुलिन निकालो। जो मेन दोषी था उसको और आपने बढ़ावा दिया कि और आ जाओ। करते करते पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो गया। अब आपकी दवा चल रही थी, टैबलेट चल रही थी, अब आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेने लगे। साथ में क्या हुआ, अगर सब कुछ सही चल रहा था, ब्लड ग्लूकोज आपका नॉर्मल था, तो हार्ट अटैक क्यों आ गया? हाँ। इंसुलिन बढ़ता गया, हाइपरटेंशन करा दिया। इंसुलिन हाइपरटेंशन भी कराता, सोडियम जो नमक में है, सोडियम एंड वाटर रिटेन कराता है, हाइपरटेंशन कराता है। हाइपरटेंशन हो गया, तो डायबिटीज के बाद हाइपरटेंशन क्यों हुआ, बताए डॉक्टर। तो आपको जरूरत क्या थी, ग्लूकोज स्पाइक को कम करना, इंसुलिन को कम करना। तो कम कैसे होगा इंसुलिन, आप बार बार ग्लूकोज का चैलेंज ना दें। हम तो दे रहे हैं लेकिन। एग्जैक्टली, ग्लूकोज का चैलेंज बार बार दे रहे हैं, बार बार फूड ले रहे हैं, इंसुलिन निकल रहा है, आप रेजिस्टेंट बनते हैं, मतलब एक मकड़ जाल में उलझते जा रहे हैं आप। तो एम पे बात हो रही थी पहले, एम, तो अब खाने में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जेसी इंसॉपिस करके एक फ्रेंच डाइटिशियन है, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी, ग्लूकोज रिवोल्यूशन। उसने फॉर्मूला दिया, कहा पहले तुम खाने में फाइबर लो, सब्जियां, सलाद और इस तरह की चीज़ ले लो, जिसके कारण इंटेस्टिन की कोटिंग हो जाए
और उसके बाद जो भी खाना खाओगे उससे ग्लूकोज ग्लाइसेमिक लोड ब्लड में स्लो पहुंचे। तो पहले फाइबर लिया, साथ में गट के अंदर 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोबायोटा बोलते हैं। उसको कहा था सेकंड माइंड। फर्स्ट माइंड हमारा ब्रेन के साथ है, सेकंड माइंड गट में है। तो इसलिए गट माइंड एक्सेस करके एक फॉर्मूला है कि जैसा खाना आप बैक्टीरिया को देंगे जो केमिकल निकालेगा उसी हिसाब से आपका मन रहेगा। तो पहले आपने फाइबर लिया, उसके बाद आप लें प्रोटीन एंड फैट। वेजिटेरियन है वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन, नॉन वेज है नॉन वेज के, उसके साथ फैट आपको मिल जाएगा। फैट पूरा अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे हार्मोन्स हैं मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट रिंग से बनते हैं, तो आपको फैट भी एक लिमिट में चाहिए। और थर्ड, शुगर अवॉइड करें। अगर कार्ब लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब से मतलब है ब्राउन राइस, साबुत मतलब चोकर के साथ का आटा, रागी, ज्वार, बाजरा, ये लें। फाइबर के साथ जाएगा, डिले इसका स्लो डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बहुत स्लो बढ़ेगा, इंसुलिन कम ये रहेगा। अगर स्वीट मीठा लेना ही चाहते हैं हाँ। तो लास्ट में इस कार्ब के बाद खाने के तुरंत ही बाद थोड़ा सा मीठा ले लें। कोशिश करें केमिकल टाइप की चीनी ना लें। जैगरी गुड़ से बनी हुई चीज़ आप ले सकते हैं बट कम। अब कार्ब एंड शुगर तो ना लें तो बेहतर है, लें तो जैगरी तरह की। कार्ब कितना लें? अगर आपका वजन ठीक है तो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, जैसे 60 kg का कोई है, उसको लगता है वजन ठीक है, हाँ। तो 1 ग्राम मतलब 60 ग्राम कुक्ड राइस ये रिकमेंडेड। 60 ग्राम कुक्ड राइस इतना होगा, लोग कहेंगे कि खाएं या भूखे रह जाएं। हाँ। सब्जी ज़्यादा खा लो। हाँ। जो लोग भात दाल सब्जी खाते हैं भारत में, या रोटी दाल सब्जी खाते हैं, उनसे मैं कहता हूँ सब्जी दाल चावल खाओ, हाँ। सब्जी दाल रोटी खाओ, कार्ब को कम कर लो। इससे एब्जॉर्प्शन कम, डायबिटीज रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल, मोटापा कंट्रोल। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी मोटापा कम करने के लिए। फर्स्ट टाइम खाना बनाने में मेहनत नहीं करनी होगी, रोटी कम सेकनी होगी ना। हाँ, रोटी कम सेकनी होगी। हाँ, सब्जी ज्यादा खा लो। सब्जी ज़्यादा खाओ, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ये मील हो गया। मील। अभी 2 Second, M। हाँ। मूवमेंट अच्छा। मीन्स एक्सरसाइज। जिम, मैराथन, एक अच्छी स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि 10 एक्सरसाइज की तुलना की गई कि हमारे रियल स्वास्थ्य के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है। योगा बेस्ट, स्विमिंग, साइकिलिंग, ऐसे करते करते लास्ट में आया मैराथन एंड जिमिंग। जिमिंग जो पैसे खर्च कर रहे हैं हम हर महीने 2000-3000 रुपए। बिल्कुल। आपके एक्सरसाइज का मूवमेंट का 4 कंपोनेंट तय होना चाहिए। फार्ब, FARB। आपके एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जॉइंट्स लचीले रहें आपके। एरोबिक्स होना चाहिए, A। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, B। बैलेंसिंग होना चाहिए। जिम आपको बैलेंसिंग पर कभी ध्यान नहीं देता है। हाँ। ये कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है इसमें चारों चीज़ें होंगी? योगासन। आपको चारों चीज़ें मिल जाएगी। ये करें। कब कब करें मूवमेंट? सुबह के समय जरूर करें, अपने दिन शुरुआत करने से पहले। खाने के बाद 10 मिनट वॉक करें, मूवमेंट करें। ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबा काम करना चाहिए और ये करना चाहिए, उस चक्कर में ना पड़े। 8 से 10 घंटे ज़्यादा काम ना करें। अच्छा। 2 घंटे लीजर रखें अपने लिए। हाँ। 1 घंटे कैवल्य की स्थिति में जाएं और 7 से 8 घंटे सोएं। बंधुआ मजदूरी ना करें। ना करें। तो इसमें ऑफिस में काम कर रहे हैं तो प्रोलॉन्ग सिटिंग इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। ओके। तो हर 1 घंटे पे उठें, 2-4 घूंट पानी पिएं। हाँ। और बॉडी को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग में आपका हेड टू टो सारी स्ट्रेचिंग हो जाए, ताकि जो लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बना बैठे रहने के कारण वो मेटाबोलाइज हो, पानी उसको डाइल्यूट करे, आपके यूरिन के रास्ते निकाल दे। सेकेंड मूवमेंट। तो आप स्मोक नहीं भी करते हैं, लेकिन आप 9 घंटे खाली बैठे रहते हैं। ये कार्डियोलॉजी का रिसर्च पेपर है। ओह गॉड, मेरे लिए ये भी बहुत नई बात है सर। आज कंप्यूटर पे काम करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ। गर्दन की प्रॉब्लम, हाँ। पेट निकला जा रहा है, सब दूर हो जाएगा आपका, आप नॉर्मल होने लगेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने? ऑफिस पहले बताया, मॉर्निंग मूवमेंट, मील मूवमेंट खाने के बाद, देन ऑफिस मूवमेंट, एंड थर्ड जब बॉस डांट दे फिर क्या करना है? तो मूवमेंट करना है। कैसे? थ्रेट रिस्पॉन्स हमारा कैसे डेवलप हुआ? जब हमारे पूर्वज शिकार के लिए जाते थे, शेर दिख गया, भागने लगे, तो नॉट एड्रेनलिन सिक्रेट होता था बॉडी में, वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता था ताकि हम रन करते रहें। यही थ्रेट रिस्पॉन्स लेके आज भी होमो सेपियंस हम चल रहे हैं।
तो बॉस जब डांटता है तो एक्चुअली थ्रेट है आपको, नौकरी चली जाएगी, बॉस निकाल देगा, प्रमोशन नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। बॉडी सिमिलरली बिहेव करती है, लेकिन यहाँ शेर तो है नहीं। हाँ। आप गुस्से में गए, एक सिगरेट ली, एक दूध वाली चाय ली और ब्लड ग्लूकोज को और बढ़ा लिया। तो क्या भागना शुरू करना है? हाँ, तो टेम्परली अब डायबिटिक फेज में गए। उस समय जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा उसको मसल में यूटिलाइज कैसे करेंगे आप? जंप कर लें, स्ट्रेच कर लें, पानी पी लें, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस भी कम होगा। और ये जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा था उस समय वो मसल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मसल की काम कर रही थी, खींच लिया ब्लड ग्लूकोज, सक कर लिया। तो 4 समय मूवमेंट जरूर करें। लेकिन पहले पूरी बॉस की डांट खा हाँ, लेना, डांट खा के। और बाहर केबिन के आ जाना, वहीं पे कूदना नहीं शुरू करना है। वहाँ नहीं, हट के। हाँ। तो ये आपका हो गया मूवमेंट। थर्ड एम इज माइंड स्टफ। ब्रेन इज एन ऑर्गन। माइंड जो ब्रेन करता है, माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। चित्त आज चंचल हो चुका है, या तो अतीत या भविष्य में उलझा हुआ है, या पूरे टाइम अटेंशन डेफिसिट, एकाग्रता की इतनी कमी, इंसान कुछ सोचता रहता है। इस माइंड स्टफ को कंट्रोल कैसे करेंगे? मंकी माइंड है। अगर इसको बांधना चाहेंगे तो नहीं बंधेगा। महर्षि पतंजलि से पूछा उनके शिष्यों ने, गुरुजी योग क्या है? तो उन्होंने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियां कैसे रुकेगी? नीदर इन द पास्ट नॉर इन द फ्यूचर। वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना शुरू कर दें, सचेतन की अवस्था में जिए, माइंडफुलनेस। और जो कर रहे हैं वर्तमान में सहजता, सरलता और तरलता के साथ करें। अगर इतना फॉर्मूला आप उतार लेंगे तो माइंड स्टफ आपका चित्त कंट्रोल में आने लगेगा। और जैसे फिजिकल मील की मैंने बात की, तो मेंटल मील माइंड स्टफ में ये भी जरूरी है। मेंटल मील का मतलब कि क्या थॉट्स आप ग्राह्य मतलब उतार रहे हैं अपने दिमाग में। आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करें, दोस्त स्वीडन घूमने का चला गया, आप टेंशन में आ गए। कोई आया आपसे कुछ कहने के लिए, देखो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, आप नेगेटिव हो गए, स्ट्रेस में हो गए। तो आपको अपने दिमाग पे एक बुलसाई लगाना है। जैसे आपके घर में होता है ना, पहले देखते हैं कि कौन है बाहर खड़ा, दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना है। सिमिलरली यहाँ पे बुलसाई लगाइए कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है इसको अंदर लेना है या नहीं लेना है। दरवाजा आप खोलेंगे तभी तो अंदर आएगा। क्या सोचना है? चाणक्य ने कहा 3 बातें सोचो। कोई किसी की शिकायत लेके आया, पहला सोचो, क्या ये सूचना मेरे लिए महत्वपूर्ण है? जिसके बारे में सूचना दी जा रही है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर ये सूचना किसी और के बारे में नेगेटिव, नकारात्मक मुझे दे रहा है तो मेरे बारे में भी कभी कुछ बोल सकता है, तो क्या ये महत्वपूर्ण है? 70-80% चीज़ें आप हटा देंगे जीवन से। तो मेंटल मील, नेगेटिव चीज़ों के लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको करें। और लास्ट है एस, स्लीप, नींद। 7 से 8 घंटे की, जैसे बच्चा सोता है, छोटा बच्चा, हाँ। वैसे चैन की नींद सोएं, घोड़ा बेच के सोएं। और सुबह जब उठें तो जैसे कच्ची कली खिल के फूल बन रही होती, जितना टेंडर उसका लुक होता है, आप बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल तरोताज़ा सुबह जब जगें। कैसे पता चलेगा तरोताज़ा है? सर में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, और आँख खुलने के बाद तुरंत आप जग के बैठने को तैयार हो। अच्छा। मतलब नींद अच्छी हुई है आपकी। 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। बिस्तर गंदा ना हो, कुछ भी चुभेगा। जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो बॉडी में चुभने पे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। पाँव धोएं, ड्राई करें, कोई भी तेल, ऑयल, मॉइस्चराइजर पाँव में लगाएं। इसका बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, नींद अच्छी आती है। 2 घंटे सोने से 2 घंटे पहले आप स्क्रीन ऑफ कर दें, हर तरीके का स्क्रीन, जो कि आज के ज़माने में मुश्किल है, हाँ। लेकिन संभव भी है, करके तो देखें। वाईफाई राउटर ऑफ करें, वाईफाई के सिग्नल नींद को डिस्टर्ब करता है। और रूम, अच्छा। हाँ, और रूम के अंदर कोई भी ब्लू लाइट ना हो, एलेक्सा डिवाइस या नाइट लैम्प। जितना डार्क होगा नींद आपकी उतनी अच्छी आएगी। खिड़की के पर्दे हटा दें ताकि सुबह जब सूरज की रोशनी हो तो आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करें और सर्काडियन रिदम के साथ साथ आप जग जाएं, आप तरोताज़ा जगेंगे। MMMS अगर ये करेंगे तो जितनी बीमारियों की मैंने बात कही, जो मैं कहता हूँ बीमारी नहीं है, इससे आप दूर रहेंगे। अब मुझे लगता है हमारा ये जो पॉडकास्ट का सफ़र है वो लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन लैंडिंग हो उसके पहले कुछ मिथ्स या वो सच भी है मुझे नहीं पता, वो कैंसर को लेके अगर हैं तो हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं, और आपके उन्हें लेके जो भी व्यूज़ हैं आप वो भी साथ के साथ व्यूअर को बताते चलें। पहला जो मुझे लगता है बहुत प्रचलित बात है वो ये है कि मोबाइल टावर
जो पूरे शहर भर में लगे हुए हैं, उससे कैंसर होता है? देखिए, इसमें बहुत फ्लक्चुएंट स्टडी आ रही है। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल स्टडी को मैनिपुलेट किया जाता है। कई बार स्टडी पब्लिश हुई कि मोबाइल टावर से उषा किरण बिल्डिंग मुंबई में, उसमें देखा गया कि बगल की बिल्डिंग मोबाइल टावर लगा तो छठे फ्लोर पे बैठे हुए कई व्यक्ति को ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी ब्रेन का ट्यूमर हुआ। बाद में उस बात को दबाई गई। लोग मीडिया में आए थे, मैं भी पैनल में बैठा था, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ, मेरा और कोई एक्सपोजर नहीं है। तो कई रिसर्च पेपर हैं कि मोबाइल टावर खास करके पीक टाइम में जिस फ्रिक्वेंसी में रेडिएशन देता है, ऑल्दो ये छोटे माइक्रोवेव हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, लेकिन ब्रेन के सेल को, न्यूरॉन को इरिटेट करता है, ये एस्टेब्लिश हो गया। नींद खराब करता है, एस्टेब्लिश हो गया। और बेचैनी कराता है, ये एस्टेब्लिश हो गया। ट्यूमर कराता है नहीं कराता है, इसको थोड़ा सा डामाडोल रखा गया है रिसर्च पेपर में। अभी भी WHO की स्टडी कर रहा है, उसका जल्दी 2 साल में पब्लिश होने वाला, 30 साल का डाटा ला रहा है। हाँ। लेकिन ये देखा गया है कि मोबाइल टावर या मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से ब्रेन ट्यूमर का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा है, ये एस्टेब्लिश हो गया है। एग्जैक्टली रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर, है नहीं है, कोरिलेटिव तो है, ये दिख गया है। स्क्रीन किसी भी तरह की हो, कंप्यूटर की या मोबाइल की, ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर होगा? कैंसर नहीं है, स्क्रीन के इस्तेमाल से कैंसर नहीं। नींद की खराबी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अनिद्रा, ये सारी चीज़ें स्क्रीन से होती है। वेब्स अलग चीज़ है, स्क्रीन व्यूइंग अलग चीज़ है। लेकिन बेचैनी आपकी इस कदर बढ़ जाती है कि सारे न्यूरोकेमिकल सब पे डिस्टर्ब रहते हैं। बाकी बीमारियों का कारण ये है। बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर है, सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, स्किन कैंसर होगा? बिल्कुल, ये खास करके वाइट स्किन वाले पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर बहुत कॉमन था, लेकिन ओजोन लेयर के डैमेज के बाद वैसे कंट्री में भी, अब तो इंडिया का पॉपुलेशन कोई डार्क पॉपुलेशन है, काफ़ी लोग बहुत गोरे हैं। जितने गोरे होंगे, मेलानोसाइट्स जिसके कारण इंसान काला दिखता है, ये इसकी संख्या कम हो गई। मेलानोसाइट्स हमें प्रोटेक्ट करता है सनरेज से, तो उनको स्किन प्रोटेक्शन की जरूरत है। खास करके जिनके स्किन पे फ्रिकल्स आते हैं, मतलब काले लाल धब्बे आ जाते हो जल्दी, उनको स्किन सनस्क्रीन की जरूरत है। अब उसमें भी बड़ा तमाशा है। सनस्क्रीन में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, पैराबेन, थैलेट्स, जो इटसेल्फ स्किन से एब्जॉर्ब होकर टॉक्सिक कराता है। तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की जगह शेड का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। कैप, हैट, छतरी, हाँ, इसका इस्तेमाल, लेकिन बहुत अनअवॉइडेबल हो, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे शेड में पहुंचे तो उसको धो लें, मतलब प्रोलॉन्ग्ड आपके चेहरे पे ना लगी हो तो अच्छा है। कम उम्र में अगर सेक्स किया तो सर्विकल कैंसर हो जाएगा? देखिए, इसको ऐसे समझना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इससे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 2 स्ट्रेन है, ट्रांसमिट होता है। इससे कैंसर का चांस, सर्वाइकल कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली कम उम्र ज़्यादा उम्र से मतलब नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मल्टीपल पार्टनर से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा चांस है ट्रांसमिट होने का। उसके ट्रांसमिट होने के बाद स्त्री के विजाइना से जाते हुए सर्विक्स पे जब कोलोनाइज, मतलब घर बना लिया, तो 100 में से 2/3 लगभग 67 लोगों में ये इम्यूनिटी उसको अटैक करके ख़त्म कर देती है। 33 लोगों में ये वायरस बरकरार रहता है। उस 33 लोगों में आज अगर इन्फेक्शन हुआ तो 10 साल बाद कैंसर बनने की संभावना होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपका संबंध स्थापित हो, शादी से मतलब उसको कुछ नहीं है, संबंध हो, उसके 10 साल बाद आप पैप स्मीयर टेस्टिंग चालू करें। इसीलिए कहा जाता है कि 10 साल के बाद चेंजेस स्टार्ट होंगे। अगर कहीं किसी स्टेज पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA पॉजिटिव आता है तो उसी समय हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कैंसर ना बने। बच्चे को अगर दूध पिलाया है तो ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, चांस कम रहेगा। बच्चे को दूध पिलाया हो, जिनकी प्रेगनेंसी हुई हो, बच्चा पैदा हुआ हो। बेसिक ये है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो 2 फीमेल हार्मोन है, ये जितने लंबे समय तक एस्ट्रोजन डाउन रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर का चांस उतना कम। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, लैक्टेशनल इम्यूनोरिया, ऐसा माना जाए जब तक दूध माँ पिला रही है तब तक एस्ट्रोजन डाउन रहेगा। इसलिए फीडिंग को ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्शन फैक्टर माना गया। लास्ट, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी है, कैंसर मुझे कभी नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिगरेट, शराब कैंसर के एक कारण है, लेकिन खाने फूड एडल्ट्रेशन, प्रदूषण, लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं कैंसर का कारक है। इसलिए जिंदा हैं तो कैंसर की संभावना है। हाँ। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। MMMS करें, डिफेंस सिस्टम अपना इतना तैयार करें, आपकी पुलिस इतने गश्त में हो, P53
मॉलिक्यूल गश्त करता रहे, कैंसर सेल को पकड़े, किल कर दे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, ज़्यादा ज़रूरी है, टेंशन में ना रहें। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है कि ये जितनी आपने बातें बताई हैं, ये शायद एक एपिसोड में तो बांध पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है अभी भी आपके अंदर रह गई है जो हमें व्यूवर्स तक पहुंचाना है। अब मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि टेक ऑफ विद एसकेटी देखिए, मज़ेदार शो रहा। मैं सच्चाई बताऊँ, कनेक्ट होने वाला शो रहा। आज मीडिया के पास थोड़ा समय की कमी हो गई, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे लगा कि आप जो सवाल कर रही हैं, एक्चुअली कोई साइंटिस्ट मुझसे सवाल पूछ रहा है, उस तरह से मैं जवाब दे पा रहा था। हाँ। इसमें जो भी आपके सवाल हों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाली देने के लिए बहुत सारी ट्रोल आर्मी है, आप इसमें मत उलझिए, आप लिखिए। पार्ट 2 में उसको हम एड्रेस करेंगे। आप ही का सवाल उठाया जाएगा, आप ही का नाम बोलते हुए शालिनी जी एड्रेस करेंगी, सवाल पूछा जाएगा। सवाल कुछ भी हो सकता है, जीवन की फिलॉसफी, दर्शन, धर्म, अधर्म, आस्तिकता, नास्तिकता, जीवन शैली क्या है, जीवन क्या है, वहाँ से लेके कैंसर, किसी यात्रा में उड़ानों ही हम रोक लेंगे आप ही के नाम। और मिलते हैं दोबारा, नया सफर शुरू नया करेंगे। सफर। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे लगता है जो टेंशन लोगों की होगी वो भी दूर हो गई होगी, कैंसर भी को लेके बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और ट्रस्ट मी, मैं जब आपसे बात कर रही थी तो कई बार आप मुझे डॉक्टर लगे, कई बार आप मुझे लाइफ कोच लगे, कई बार आप मुझे दार्शनिक लगे। और मुझे लगता है वही डॉक्टर की परिभाषा सबसे पहले हमें बताई गई थी कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो जिसमें ये सारे रूप मुझे दिखाई दे गए, आई एम प्रेटी मच श्योर कि वो हर चीज़ दूर कर सकता है। चल दिलते मैं बताता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर जो शब्द निकला, डॉसियर लैटिन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब है टीचर। डॉक्टर का मतलब शिक्षक था, चिकित्सक नहीं था। अच्छा, ये भी प्राइमरी है। रोल डॉक्टर का था कि टू टीच द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हैप्पी, हेल्दी। और सेकेंडरी रोल था कि अगर बीमार हो जाओ तो इलाज भी कर दें। आप दोनों कर रहे हैं। तो आज मैं वही कर रहा हूँ जो डॉक्टर करना चाहिए। अब बाकी नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग मुझे अच्छा समझ लेते हैं, उनकी महानता है, मुझे अच्छा समझ लेकिन मैं तो उतना ही कर रहा हूँ जितना करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जैसे और डॉक्टर भी हमारे पास हो, हमारी कंट्री में हो, और ऐसे ही हमें जागरूक करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए, मिथ्स को भी दूर करने के लिए, और रोगों के बारे में, किचन के बारे में, खाने के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।